इसी प्रकार से आज का सेशन शुरू करने से पहले एक प्रार्थना करेंगे, और वो प्रार्थना हमने ली है महाभारत से, और स्पेशली महाभारत में भी गीता जी से, कि हम सभी की हमारे लाइफ में जो स्थिति है ना, वो अर्जुन के जैसी है। अर्जुन बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि उनको करना क्या है उनके उस जीवन में जब युद्ध की घड़ी आ गई। तो इसी प्रकार से आज हम पूरे जीवन में कंफ्यूज्ड हैं, तो हम इस चौराहे पे खड़े हैं कि हमें करना क्या है। तो उसमें से एक राह पंचतत्व चिकित्सा हो सकती है, लेकिन ये प्रकृति, ये गुरुजी, ये ईश्वर तभी हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे ले चलेंगे जब हम अर्जुन की भांति सरेंडर हो जाएं। तो भैया स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा, सिंगल स्लाइड को। अब इस श्लोक को समझते हैं। ये गीता जी के 2.7 से आया है। कार्पण्य दोषो हस्त स्वभावा पश्यामि त्वाम धर्म अ, स्मरुचेता यथेच्युतु स्यानिश्चितम भूमि तन्मे शिष्येतहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब इसमें अगर हिंदी में बात करूं, तो जो कृष्ण के सामने जब अर्जुन सरेंडर हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि आई एम इन a state of confusion in the battle of महाभारत एंड प्रे टू गॉड फॉर सरेंडर। और अब सरेंडर होके क्या कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मेरा धर्म क्या है, मेरे कार्य क्या है। तो जब पहले अध्याय के पहले चैप्टर से लेके 2.7 तक सिर्फ अर्जुन अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, भगवान ने कोई भी जवाब नहीं दिया। भगवान ने मार्गदर्शन कब कहा किया, जब वो सरेंडर हो गए। इसी प्रकार से अभी हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि सिर्फ रंग लगाने से कैसे कुछ हो सकता है, सिर्फ प्रकृति की बातों को करने से। भाव और विचार, भाव इज अ स्टेट ऑफ अवर मेंटल एंड काइंड ऑफ अवर इंस्पिरेशन एंड अवर थॉट्स, है ना। तो ये भाव है, और भाव को अगर मैं इंग्लिश में किसी भी शब्द से तुलना करूं तो उसका मेरे पास कोई भी सटीक शब्द नहीं है, तो भाव के लिए मैं भाव ही बोलूंगा। अगर किसी भी साथी को हिंदी में प्रॉब्लम है तो उसके लिए कुछ कुछ चीजें हम उनसे डिस्कस कर लेंगे। तो जब सरेंडर हो गए हैं अर्जुन, तो फिर आगे भगवान ने उनको मार्गदर्शन किया है। तो आज के सेशन में हमारी भी वही स्थिति है। हम ईश्वर के साक्षी होके, गुरु के साक्षी होके, प्रकृति के साक्षी होके हम सरेंडर हो चुके हैं, और इसीलिए अब इस पंच तत्व चिकित्सा को सीख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड भैया। अभी हम समझेंगे कि भगवान गीता जी के माध्यम से बता रहे हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि ररेव चा अहंकारम इतेम में भिन्ना प्रकृति व्यस्त ध्या। अब इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि जो हम बने हैं वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार के साथ है। ये 8 दिव्य पदार्थों से हम बन रहे हैं। इनमें से जो 5 एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनसे सभी प्रकृति में चर अचर, सभी सजीव और निर्जीव सारी वस्तुएं बनी है। एनी काइंड ऑफ थिंग इज मेड बाय दीज काइंड ऑफ 5 एलिमेंट्स। लेकिन जो मनुष्य है वो, उसमें 3 चीजें और बढ़ गई हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तो उसके कारण से उसमें एक सजीवता के लक्षण आ जाते हैं। अगर ये मन, बुद्धि और अहंकार सिर्फ निर्मल और पवित्र रहे, इसके अंदर किसी भी तरह की मिलावट ना हो, किसी भी तरह का द्वेष ना हो, किसी भी तरह की ज्वेलस ना हो, तो हम बहुत प्योरेस्ट है। तो मानव जो है डेविल भी बन सकता है और इविल भी बन सकता है, सिर्फ इनके दूषित और खराब होने से। नेक्स्ट स्लाइड। और अगर इनमें किसी को भी कोई शंका होगी तो पूछेंगे। अब आगे हम समझेंगे आज का हमारा डे 1 का जो सेशन है उसको। तो ये जो स्लाइड में हमें बार बार लोगो आ रहा है, इसको भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले संस्थान का थोड़ा सा परिचय ले लें और पंचतत्व का परिचय ले लें। नेक्स्ट स्लाइड। भैया ये मैंने स्लाइड अभी इंट्रोड्यूस की थी, जो गुरुजी ने हमें अपनी रिसर्च के बारे में बताया था कि रोग और जी समस्या जो है 3 प्रकार से है, तो वो थोड़ा आप बता दीजिए, या फिर आप बता पाएंगे ना? जी भैया। ठीक है भैया। आ, दो चीजें हैं। रोग और समस्या 3 टाइप के होते हैं। एक साधारण, इसको रोग कह लीजिए या समस्या कह लीजिए। आपकी इलनेस के कॉज जो है 3 हो सकते हैं। एक साधारण, साधारण से मतलब था कि आपकी बीमारी का नाम कुछ भी हो, मे बी
ये कैंसर हो सकता है, मे बी ये साइनोसाइटिस हो सकता है, मे बी ये अर्थराइटिस हो सकता है, मे बी ये आपको आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। आपने कोई औषधि अनपान की और वो ठीक हो गए। ठीक। मॉडर्न मेडिकल साइंस उसको अलग अलग कैटेगरी में कर रही है कि क्रोनिक है, एक्यूट है, या नॉन ट्रीटेबल है। ठीक है, लेकिन हम जब संस्कृति की बात करेंगे तो क्या है, इसको हम 3 पैरामीटर में देख रहे हैं। साधारण जो कोई भी रोग हो सकता था, लेकिन बस आपने कुछ भी मेडिकेशन या कुछ भी किया और वो ठीक हो गए। दूसरा है सानिध्य। सानिध्य मतलब एसोसिएशन। मान लीजिए कि अभी पनवेल में शिविर था, उसमें से कई लोगों ने चिकित्सा ली होगी, कई लोगों ने सिर्फ उनकी बात सुनी, मनीष भाई, दिनेश भाई, गीतांजलि दीदी और जो लोग भी कर रहे थे, सिर्फ वहां पे पहुंच से ही वो लोग ठीक हो गए। जैसे आप देखते हो ना कि भागवत में बहुत भीड़ होती है और मैक्सिमम लोग वो होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं और बहुत बीमार होते हैं, लेकिन उस 4 घंटे और 5 घंटे के टाइम में वो जो सानिध्य होता है, जो एसोसिएशन होता है, जो कंपनी होती है, उसके अंडर रहने में वो अपनी बीमारी परेशानी भूल जाते हैं। वो तो टेम्परेरी हुआ। अगर वहां से उनको वो भाव मिल गया, उनका जो तत्व गड़बड़ था वो उसकी चेतना उनको जागृत हो गई, तो वो ठीक हो जाते हैं। ये सानिध्य का कमाल है। और सानिध्य को दूसरी तरीके से समझ सकते हैं। आप में से मैक्सिमम लोग नौकरी पेशा लोग हो, तो आप लोग किसी ना किसी ऑफिस में कार्यरत हो, तो आपका जो बॉस का सानिध्य है, या तो वो आपको बहुत परेशान करता होगा, या फिर अगर आपकी उनसे बहुत बनती है तो आप उनके सामने एकदम शेर जैसे हो जाते हैं कि मेरा बॉस मेरे साथ है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो ये पावर है सानिध्य की। और अगर वही टॉर्चर करे तो आपको कितनी भी सैलरी मिले, आपके सामने कितने भी 56 भोग रख दिए जाए, और आपको कुछ भी लग्जरी मिल जाए, लेकिन आप मन से परेशान रहोगे क्योंकि आपका सानिध्य, आपका सुपीरियर जो है वो आपको शोषण कर रहा है, वो आपको तंग कर रहा है। यहां तक किसी का कोई कंफ्यूजन है तो पूछिएगा। फिर बात करते हैं गौरव संस्कार और प्रारब्ध की। गौरव साहब, इस सानिध्य का एक अर्थ और निकलता है। जी। यदि सक्षम सक्षम गुरु या सक्षम व्यक्ति का सानिध्य है, जी। तो उसकी उसके अंदर से एक जो निकलती है, एक किरणें निकलती है, जी। जो उस वायुमंडल को तो आभामंडित करती ही करती है, उस व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती है। जी। और बिना कहे बिना समझे वो स्थानांतरण होता है। बिल्कुल है। और ये ऊर्जा जो है वो दोनों तरफ से, जिसमें आस्था, इसमें इसके लिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है वो आस्था का आता है। जी। यदि उस आभा मंडल में, उस व्यक्ति में, उस करिश्मा में यदि आपकी आस्था आ गई है, जी। तो वो किरणें, वो रेंजें अपने आप स्थानांतरित होती है और उसका स्वतः ही फायदा मिलता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। जी। तो बिल्कुल। इनको सबसे पहले हमें जो जिसकी गुरु के सानिध्य में बैठ रहे हैं उसमें आस्था, और उसके आभा मंडल को अंदर उतारना, जी। ये विधा हमें धीरे धीरे से अपने आप आ जाएगी। जी। जी, आगे रखिए। जी। और फिर आते हैं बात संस्कार और प्रारब्ध की। तो संस्कार क्या है कि जो हमारे कर्म है ना, हमारा जो पालन पोषण जिस भी माध्यम से हो रहा है, या जो भी परवरिश हो रही है, हमारी पेरेंटिंग जो हो रही है, वहां से संस्कार मिलते हैं। हम अपने स्कूलिंग में जो जाते हैं वहां से संस्कार मिलते हैं। हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वहां से भी हमें संस्कार मिलते हैं। लेकिन ये संस्कार प्रेरित बनते और बिगड़ते हैं हमारे कर्म से, हमारे इंडिविजुअल से। कुछ पैट्रिक रूप से मिलेगी, पेरेंटल और मैटरनल चीजें, लेकिन उसमें इंटरफेरेंस कौन कर रहा है? हमारे व्यक्तिगत कर्म, हमारे एक्शन, हमारे डू एंड डज। तो ये हमारे संस्कार है। और प्रारब्ध क्या है कि जो हमारे पिछले कर्म थे, पिछले जन्म के संस्कार थे, उनसे जो हमें भोग मिल रहा है जीवन में। मेरा मानना है सिर्फ दो चीजें आपको मिल रही है, वो है भोग और भोग। एक भोग का मतलब है रिवार्ड। आप किसी कंपनी के सीईओ, आप साधारण से किसान हो, आप बहुत स्वस्थ हो और बहुत आप बीमार हो जन्म से या जिस भी कारण से, तो ये आपका प्रारब्ध था कि आपको वो रिवार्ड मिला। या दूसरा भोग का मतलब होता है पनिशमेंट, दंड और प्रसाद, दोनों भोग का मतलब है। तो ये दोनों चीजें आपको प्रारब्ध से मिली। लेकिन इनको चेंज करने का अगर कुछ काम कर सकता है तो वो संस्कार और कर्म है। तो कई बार ये जो पंचतत्व चिकित्सा है ना, ये कहीं फेल नहीं होती, सिर्फ एक जगह फेल होती है, वो संस्कार और प्रारब्ध में। वो भी दो तरीके से। या तो वो रोगी सिर्फ
ट्राई करने के उद्देश्य से आता है और एक दिन के बाद में दोबारा नहीं आता, मतलब इसके प्रति डेडिकेशन नहीं आता उसके अंदर, चला जाता है। दूसरा, हो सकता है कि हम उसकी सही ऊर्जा ना पहचान पाए, क्योंकि गुरुजी के अंदर वो एबिलिटी है, तो वो रोगी को देख के पहचान जाते हैं कि इसका प्रारब्ध और संस्कार गड़बड़ है। कभी नहीं बोलते कि आप ठीक नहीं होगे, लेकिन वो ये बोल देते हैं आप मेरे से ठीक नहीं होगे। और उसकी जो एनर्जी है, उसकी एनर्जी के कंट्रोलर व्यक्ति के पास वो भेजने का कार्य करते हैं उसको, या उसके लाइफ में जो उसको सानिध्य चाहिए वो सानिध्य में जाने के लिए बोलेंगे, उस मौसम परिवर्तन के लिए बोलेंगे, उस जॉब चेंज के लिए बोलेंगे, या उस स्किल डेवलपमेंट के लिए बोलेंगे। तो ये उसका इलाज हो सकता है चिकित्सा के बिना भी। लेकिन क्योंकि अगर उसका संस्कार और प्रारब्ध खराब है, तो वो आपकी एडवाइस को, आपकी बात को नहीं मानेगा, भले ही उसको एक छोटी सी छींक की समस्या क्यों ना हो। ठीक है जी। इसमें किसी का कोई सजेशन या करेक्शन या कोई प्रश्न? हुकुम। सर आपने अभी जो बोला कि एक छींक का भी रहा तो वो अगर उसका प्रारब्ध नहीं है तो वो सुनेगा नहीं अपनी, तो फिर हाँ मतलब ऐसे। ठीक जी। तो इसीलिए हमने जब इस सेशन को बढ़ाया तो सबसे पहले क्या कहा, सरेंडर होना है। हाँ नहीं, पर नहीं, वो इसमें जो एक बात और निकल के आती है। जो व्यक्ति। एक बात और निकल के ये आती है कि कर्म योगी जो होता है ना, हमारे कर्म को प्रधान इसीलिए कहा गया। भाग्य की रेखाओं को दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बदल सकता, लेकिन कर्म जी योगी बदल सकता है। बिल्कुल। तो आप अभी सकारात्मक कर्म करेंगे तो फिर उन प्रारब्ध जो हमारे हैं उनको भी हम जो है सही दिशा में लाने का सामर्थ्य रख सकते हैं। जी, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारी सेवा मंडली से एक बहन है और उनके हस्बैंड को डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया था। वो 2000 मतलब 18 साल से बिस्तर पे थे, पैरालिसिस के बाद में कोमा जैसी स्थिति में भी रहे, पंसद के माध्यम से ठीक हुए। आज की डेट में वो चलते फिरते भी हैं। 2020 से डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि अब इनका जीवन शेष नहीं है, एज ए मेडिकल साइंस। और किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल्स ने नहीं, देश के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स ने बोला। साथ में जहां जहां भी उन्होंने उनकी कुंडली दिखवाई, ज्योतिषाचार्यों ने भी एक ही मत से बोला, कहीं पे भी आज भी दिखाते ना कि इनका जीवन नहीं है। लेकिन आज क्या चल रहा है, 2024, उस व्यक्ति के जीवन में जो सांसें बढ़ रही हैं उसके पीछे दो ही चीजें हैं। एक, उन बहन की सेवा, जो वो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा मंडली के माध्यम से सेवाएं कर रही हैं। दूसरा, उनके की गई प्रार्थना और उनके द्वारा सेवा, मतलब अपने पति की सेवा कर रहे हैं जिसके लिए होप नहीं है। और मजे की बात ये देखिए कि उनकी शादी के 1 महीने बाद से वो बिस्तर पे थे, और 18 साल, और आज 4 साल और जुड़ गए, तो यानी 22 साल ऐसे व्यक्ति की सेवा करना। मतलब उनका प्रारब्ध था कि उनका जीवन भी बर्बाद हो रहा है ऐसे पति के सानिध्य में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पत्नी का सानिध्य कर्मों के माध्यम से बहुत प्रबल होता जा रहा है, तो उस पति की एज बढ़ रही है। तो ये कलयुग की सावित्री कह सकते हैं हमें। ठीक है, तो साधारण सा रोग पैरालिसिस आज की डेट में बहुत कॉमन है और क्योर हो सकता है, साधारण रोग है। लेकिन संस्कारवश वो कोमा तक चला गया, बिस्तर पे 18 साल से रहे, और उनकी सेवा के माध्यम से, संस्थान की सेवा के माध्यम से, गुरुजी के आशीर्वाद के माध्यम से वो व्यक्ति व्यक्तिगत कभी नहीं मिले अभी तक, जीवित भी है, स्वस्थ भी हो रहे हैं, और दिन पे दिन मतलब अच्छे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक सटीक एग्जाम्पल हो सकता है साधारण सानिध्य और संस्कार के लिए, कि प्रारब्ध को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो मुझे ये पूछना था कि कोई व्यक्ति ऐसे आते हैं कि जिनका विश्वास नहीं है, जो अभी आपने बोला, तो फिर उसका छोटा से छोटा या बड़े से बड़ी भी बीमारी है, तो उसको तो जी पहले विश्वास होना जरूरी है। जी। तो अभी उसका अब विश्वास हम जी कैसे दीदी, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अभी उसकी ना सेवा हम, कैसे। जी जी, अभी जो हमारा सेशन आएगा ना जिसमें हम चिकित्सा पे पहुंचेंगे, तो उसमें इन चीजों को डिस्कस करेंगे। और दूसरा, 3 चीजें हम नहीं करते। एक, जब भी कोई रोगी ठीक होता है तो उसका हम श्रेय खुद नहीं लेते, हम गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान को और ईश्वर के द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा को हम वो पूरा मतलब प्रेरित करते हैं और समर्पित करते हैं कि
ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया था, ईश्वर के कारण से ठीक हुआ। मेरी और आपकी स्थिति जो होने वाली है वो एक पोस्टमैन जैसी है, डाकिये जैसी। पोस्टमैन क्या करता है, किसी ने अगर अपनी चिट्ठी भेजी थी तो वो पकड़ा के सिर्फ चिट्ठी दे के आता है। क्या वो चिट्ठी लिखता है? सिर्फ चिट्ठी बांटता है। तो मेरा और आपका दायित्व तो ईश्वर ने जो प्रकृति में सौंपा है ना, वो एक पोस्टमैन जैसा है, सिर्फ हम उसकी चिकित्सा कर रहे हैं। ठीक, तो इसका श्रेय नहीं लेना है। ठीक है। दूसरी चीज, हम कभी भी किसी को ना चैलेंज देते हैं ना चैलेंज लेते हैं कि भाई मैं तेरे को ठीक कर दूं, नहीं। और दूसरा, सबसे नियर एंड डियर जो लोग होंगे ना, जैसे ही उन्हें मालूम पड़ेगा कि आपने कुछ नया सीखा है तो वो चैलेंज करेंगे, मुझे ठीक कर तो मैं जानूं, या मुझे ठीक कर दे, मैं तेरे पास पेशेंटों की लाइन लगा दूंगा। तो ऐसे लोगों से हमें स्वतः ही बचना है। ठीक है। तो ना चैलेंज देना है ना चैलेंज लेना है। ठीक है दीदी, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा भैया। हाँ। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको इन शब्दों में समझ ना आ रहा हो, तो फिर चेंज करें मीडियम। दूसरा, पंचतत्व का अभी हम सिर्फ वैदिक कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कि हमारे पास क्या रेफरेंसेस है। जब भी हम इसकी बात करेंगे ना तो कोई इसको अलग अलग संस्कृति से जोड़ देगा। तो सबसे पहले अगर मैं क्लियर हूं ना मेरे थॉट्स में कि ये पंचतत्व हमें मिल कहां से रहा है, तो जितने भी हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो गीता हो, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, उपनिषद हो, या शिव सूर्योदय हो, सभी से रेफरेंस मिल रहा है। तो एक ऐसा ही रेफरेंस हमें मिल रहा है शिव सूर्योदय से, और उसमें भगवान शंकर माता पार्वती को समझा रहे हैं कि ये प्रकृति 5 तत्वों से बनी, तत्वात् ब्रह्मांड उत्पन्नम तत्वेन परवर्ते तत्वे विलीयते देवी तत्वात् ब्रह्मांड निर्णया। अर्थात आकाश से, भगवान से आकाश का निर्माण हुआ, महादेव से आकाश से वायु बनी, वायु से अग्नि बनी, अग्नि से जल बना, और जल के बाद में फिर पृथ्वी बनी। और इस प्रकार इन्हीं 5 तत्वों से पूरे संसार का पालन होता है और इन्हीं में पुनः विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से अथर्ववेद की प्रथम चैप्टर की प्रथम सूक्ति कहती है, ये त्रिशंता पर्यंती विश्वा रूपाणी विभ्रता वार्चिस्पृता वला तेषाम तन्वो अदत दधातु में। कि जो रजोगुण तमोगुण और सतोगुण है, मतलब 3 क्लासेस है ना लोगों की, तो वो क्लासेस और जो 5 तत्व है, इन्हीं से सब कुछ पूरी डिवाइन बन रही है। तो हे वाणी के स्वामी ब्रह्मदेव, ये मुझे प्रदान करें। तो मतलब आप किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ में कहीं पे भी झांकेंगे ना, तो आपको ये बार बार पंचतत्व के रेफरेंसेस मिलेंगे। और इसको समझते हुए फिर आधुनिक विज्ञान तक भी चलेंगे हम। नेक्स्ट। भैया जीतू दादा मीटिंग में आए हुए हैं। जीतू दादा, एक सेकंड जीतू दादा, आप अपना कैमरा ऑन कीजिएगा। रवि भैया, शेयर कर सकते हैं आप जीतू दादा को? कर रहा हूँ भैया, कर रहा हूँ। जीतू दादा आ गए हैं, मैं देखता हूँ, 1 मिनट। जिस प्रकार से हुकुम हमारे लिए संरक्षक की भूमिका में, इसी प्रकार से जीतू दादा भी हमारे दादा लिए। अपना माइक ऑन कीजिए, दादा माइक ऑन कीजिए। जी, इसी प्रकार से जी, इसी प्रकार से जीतू दादा भी हमारे संरक्षक की भूमिका में है। और आपके बारे में छोटा सा परिचय कराना चाहूंगा। आप भी प्रकृति को जीते हैं। गुजरात से जो लोग होंगे वो शायद आपके नाम से भी परिचित होंगे, वैद्य जीतू दादा के नाम से। आप 5 पीढ़ी से परंपरागत आयुर्वेदाचार्य परिवार से हैं। एजुकेशन से भी आप बीएमएस एमडी हैं। साथ ही साथ मतलब गुजरात की अगर मैं बात करूं, किसानों को आपने प्रकृति और पेड़ों से जोड़ा है। तो हरियाल क्रांति के जनक कहे जाते हैं आप गुजरात में। और किसानों को खेतों पे मेड़ पे पेड़ लगाना हो, खेतों में गाय को ले जाना हो, प्रकृति को जीवंत रखना हो, एक मधुमक्खी से लेके एक तितली का महत्व समझाना हो, ये सारे कार्य आप कर रहे हो। तो ऐसे हैं जीतू दादा। और जीतू दादा, थोड़ा सा आप मार्गदर्शन कीजिएगा, फिर सेशन में वापस लौटते हैं। जी नमस्ते सभी को नमस्कार मित्रों।
नमस्ते जीतू दादा। नमस्कार हाँ जी, दादा। प्रणाम। नमस्ते सर। प्रणाम नमस्ते प्रणाम। भैया। सर नमस्ते। प्रणाम भैया। अभी अभी तो विमल भैया का फोन आया, मैं अपने खेत में बिजी था। ये मेरा पूरा खेत है, आप देख सकते हो। पूरा उसके मेड़ बेड़ जैसे भैया ने कहा, गौरव भैया ने, पूरा खेत का आप मेड़ देख सकते हो। सब के सब जगह पे पेड़ अलग अलग लगे हुए हैं। पूरा खेत पेड़ों से भरा हुआ है, लहलहा रहा है। और ये संडे और सैटरडे दोनों दिन मैं यहाँ खेतों में ही रहता हूँ, प्रकृति के बीच ही। साथ में कुछ खेतीबाड़ी भी चलती है और पूरा पेड़ लगा रखा है, अलग अलग औषधीय पेड़ है सभी प्रकार के। और वहां पर इन दोनों दिन यहाँ खेतों में रहता हूँ। और काफी, देखो मेरा कपड़े भी आपको मजदूर जैसे लगेंगे। पूरी मजदूरी का ये समय है भैया। तो आप सभी को नमस्कार और सभी को प्रणाम। बड़ों को दंडवत और छोटों को प्रेम की जप्पी। जय आयुर्वेद। जी तो दादा दादा ने मैं बहुत आपसे सारे पेड़ की बुआई की है। जो आयुर्वेदिक की दवाई बनती है ना, वो दादा खुद अपने खेत में बुआई करते हैं। हाँ जी, जी देखो देखो, ये अभी चिरायता कटने के बाद सूखने लगा है। आपको मैं दिखाऊं, ये चिरायता है जो कटने के बाद हमने यहाँ सुखाने के लिए रखा है और आगे कटाई हो रही है। तो ये चिरायता होता है, देसी काल में जिसको बोलते हैं। ये बिल्कुल अभी अभी उसकी कटाई चल रही है खेतों में, और आकर ये यहाँ पर धोने के बाद सुखा रहे हैं हम। इसी तरह पूरी जड़ी बूटियां हम अपने खेतों में बोते हैं, अलग अलग तरह के। कभी समय मिलेगा तो उसका एक एक करके सभी का परिचय भी कराएंगे। अभी आपका कार्यक्रम गौरव भैया आगे जारी रखे, मैं भी सुनूं थोड़ा ठीक है। शांति से। जी तो आपका सानिध्य चाहूंगा, आप पूरे टाइम रहिएगा हमारे साथ। जी जी, जी दादा ठीक है। प्रणाम दादा। रवि भैया स्लाइड लगाइएगा। अभी हमने वैदिक कॉन्टेक्स्ट में समझा कि पंचतत्व क्या है। अब इसको एक बार सांख्य दर्शन से भी समझ लेते हैं। जो कपिल मुनि है, नेक्स्ट स्लाइड में भी है। जो कपिल मुनि है वो भगवान विष्णु का अवतार कहे गए हैं। मतलब भगवान कृष्ण ने गीता जी में बोला है कि मुनियों में मैं कपिल हूँ, कपिल मुनि हूँ। जिस तरह से पेड़ों में उन्होंने स्वयं को पीपल बताया है, गायों में पशुओं में अपने आप को गाय बताया है, इसी प्रकार से मुनियों में। तो जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन की सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा, वही सिर्फ सूर्योदय में निकल के आता है, वही वेदों में आता है कि भगवान शिव मतलब निराकार है, वो अजन्मे है, तो उनसे ही सब कुछ बना है। तो जब कुछ नहीं था ना, तो उन्होंने जब अपना डमरू बनाया और डमरू से नाद किया तो एक ध्वनि निकली जिसको हम स्वर कहते हैं, अ साउंड विद वाइब्रेशन। तो जो स्वर निकला ना, स्वर के नाद से आकाश का निर्माण हुआ। तो आकाश की पहली प्रॉपर्टी या गुण शब्द है, जिसको स्वर बोल सकते हैं। फिर जब आकाश लंबे टाइम तक रहा तो उससे वायु उत्पन्न हुई, और वायु के साथ जुड़ गया स्पर्श। स्पर्श को हम समझ सकते हैं टच, टच वाली जो फीलिंग होती है ना, वायु दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है। तो वायु में दो गुण आए, स्वर मतलब साउंड शब्द, और दूसरा स्पर्श। इसी तरीके से जब वायु लंबे समय तक रही तो वायु से तीसरा तत्व उत्पन्न हुआ, दैट इज अग्नि, फायर। और अग्नि में एक गुण और बढ़ गया अपना खुद का, वो था रूप। मतलब हम किसी को देख पाते हैं तो वो अग्नि आ गई उसमें। फिर जब अग्नि लंबे समय तक रही तो उससे चौथा तत्व बना, वो बना जल। और जल में एक एक्स्ट्रा गुण आ गया, वो था स्वाद का, रस। जो हम स्वाद ले पाते हैं तो वो जल के कारण से हुआ। और जल में चार गुण आ गए, शब्द, दूसरा स्पर्श, तीसरा रूप, और चौथा रस। इसी तरीके से जब फाइनली होके उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी में पांचवा अपना एक्स्ट्रा गुण और जुड़ गया, वो है गंध। मतलब जो हम गंध या फ्रेग्रेंस को समझ पाते हैं, वो गंध भी उस कारण से पृथ्वी का गुण है। अब ये बात थी अन्य युगों के लिए, जिसमें आपका सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था। लेकिन आज कलयुग में अगर मेरे जैसे बुरे व्यक्ति की अगर कोई चिकित्सा करेगा तो वहां पे क्रम बदल जाएगा। उस क्रम को समझा के गए श्री रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी। और वहां पे वो क्या कह रहे हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा। क्षिति बोलते हैं पृथ्वी को,
पृथ्वी कंट्रोल कर रहा है जल को, जल कंट्रोल करेगा आग को, आग कंट्रोल करेगा समीर मतलब वायु को, और वायु पुनः कंट्रोल करेगी पृथ्वी को। तो दिस इज अ वैदिक रेफरेंसेस फॉर अवर पंचतत्व इन अवर प्रेजेंट लाइफ। तो हमने दोनों कॉन्टेक्स्ट में समझा, एक आध्यात्मिक पक्ष में पंचतत्व कैसे काम करेगा, और दूसरा हम सेशन में जो लेके जाएंगे, हम वो गोस्वामी तुलसीदास जी की मूल भावना को लेके जाएंगे इस कलयुग में ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट स्लाइड भैया। जी भैया। गीतांजलि दीदी, अगर आपको कुछ भी जोड़ना हो तो आप प्लीज जोड़िएगा। हाँ। अब जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है ना कि भगवान विष्णु से सब कुछ बना है, मैंने इससे पहले बोला था भगवान शिव से बना था। तो ये ईश्वर की माया है, ईश्वरा एका अस्ति, ईश्वर एक ही है, ये उसकी माया जी है कि वो अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। जी गौरव देवियों के भैया, रूप मैं में। कुछ कह सकता हूँ? जी जी, सांख्य जो है कपिल का, जी वो दो तरह के हैं। कुमारिल भट्ट को, उसकी टीका आप अगर पढ़ोगे कुमारिल भट्ट की, जी तो वहां सांख्य को नास्तिक दर्शन बताया गया है, जी और बाकी की जो टीका है उसमें सांख्य को आस्तिक बताया गया है। जी क्योंकि कुमारिल भट्ट कहते हैं कि जो सुपर है कि पुरुष, जी हेलो, पुरुष जी जो है वो बिल्कुल चेतन है और प्रकृति जड़ है। प्रकृति और पुरुष दोनों का वहां पर बात की गई है। जी तो प्रकृति और पुरुष के सभी गुण मिलते हैं, सिर्फ एक ही गुण में बदलाव है, प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। जी कुमारिल भट्ट का ये कहना है कि जब ब्रह्म की रात्रि पूरी होती है जी तो चेतन होता है, उसका अंतिम कहीं होता है, मतलब जी हालांकि वो पूरे प्रक्रिया में पुरुष कहीं भाग नहीं ले रहा है। जी जिस तरह से सूर्य के प्रभाव से चंद्र प्रकाशित होता है रात को, चंद्र का अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है, जी उसी तरह प्रकृति पुरुष संपर्क मात्र से प्रभावित होती है, और जी उसी से उसमें एक चेतन तत्व आ जाता है, और वही सृष्टि की रचुत महत तत्व की उत्पत्ति होती है। जी हाँ, महत तत्व के बाद रजस तमस साथ जुड़ के अहंकार होता है, जी और जब अहंकार की उत्पत्ति होती है तब आत्मा और ब्रह्मांड की सूक्ष्म रूप से जी सूक्ष्म रूप से होती है। जी बिल्कुल जी। तो ये जो वैदिक रेफरेंसेस हमें मिल रहे हैं ना, ये सिर्फ हमें इसलिए समझना जरूरी है कि कल को कोई पूछेगा ना ये पंचतत्व चिकित्सा आई कहाँ से, तो उन शब्दों का जवाब देने के लिए। ठीक है, सिर्फ इतना ही आपको समझना है, पर्याप्त होगा। और फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो फिर हम बेसिक अपने चीजों को पहचानेंगे कि ये पंचतत्व दिखते कैसे हैं, इनके गुणधर्म कैसे हैं, इनकी एज कैसी है। और फिर जब आगे इसके आगे बढ़ेंगे तो फिर हम ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे। तो गौरव भैया एक लाइन, जी गौरव भैया एक लाइन आपकी रिपीट करवाना चाहूंगा। आपने जो क्षिति जल पावा में यूज की थी कि क्षिति का जी जो जल है, तो वो थोड़ा सा रिपीट कर पाएंगे वो एक लाइन? भैया वो ना पूरा का पूरा अभी आएगा जब हम लोगों को समझेंगे ना, और पंचतत्व को हम ओके समझेंगे, तो वहां से कंट्रोल और कंट्रोलर में जाएंगे तो उसको हम विधिवत तरीके से समझेंगे, पूरा उस पे सेशन होगा, ओके ओके श्योर। है ना। ठीक है। लेकिन आप में से किसी का भी कोई डाउट हो ना, तो या तो आप पूछिएगा या उसको नोट डाउन रखिएगा, मतलब कोई भी ऐसा साथी नहीं होना चाहिए जो डाउट के साथ आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें समझना है कि जो हमारी सोल है, आत्मा है, प्रकृति है, शरीर है, तो ये जो पंचतत्व है ना, ये अलग अलग शरीरों पे काम करता है, वो भी एक अलग विषय चला जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात नहीं करेंगे, हम इसको बहुत सरल करते चले जाएंगे कि एक नॉन मेडिको व्यक्ति भी समझ सके और एक मेडिको व्यक्ति भी इसको समझ सके, है ना। तो इसी प्रकार से हम अध्यात्म की चर्चा को छोड़ देंगे यहीं पे और फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो जो ये 5 तत्व हैं सजीव में और निर्जीव में, जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि सजीव भी इन 5 तत्वों से बना और निर्जीव भी इन 5 तत्वों से बना है। लेकिन जो निर्जीव है उसमें मन, बुद्धि और अहंकार नहीं है, लेकिन जो सजीव है उसके अंदर मन, बुद्धि और अहंकार है।
और खासकर मानव में ये तीनों चीजें अपने अहम पे चली जाती है, मतलब अपने बैरियर को भी क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आप जैसे लिखा है ना, व्हेन द बैलेंस ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स इज मेंटेन्ड वी लिव अ मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी लाइफ। ये जो 5 तत्व हैं, ये केवल स्वास्थ्य को नहीं कर रहे, क्योंकि बने भी हम इन्हीं से थे और बिगड़ भी इन्हीं में रहे, मतलब विलीन भी इन्हीं में हो रहे हैं। आफ्टर मृत्यु जो हम इन्हीं में जा रहे हैं। तो ये हमारे काम धंधा नौकरी पेशा आचार विचार व्यवहार, हम सुबह से लेके शाम तक जो कर रहे हैं ना, पंचतत्व हमसे खेल रहा है, बस हम ही अनविज्ञ हैं कि कैसे। तो जब तक ये 5 तत्व हमारे शरीर में बैलेंस्ड है, हम शारीरिक रूप से मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होते हैं। लेकिन जैसे ये डिस्टर्ब हुए इनमें से कोई एक तत्व, तो वो एक पूरा पांचों साइकिल को डिस्टर्ब करता है और हम बीमार होते हैं। तो इनका बिगड़ना ही बीमारी है, इनका बिगड़ना ही व्याधि है। और ये जो इम्बैलेंस तत्व हुए हैं, इनको ही हमने डिजीज नाम दे दिया। इनको हम ठीक कर सकते हैं या करते हैं पंचतत्व चिकित्सा के माध्यम से। जैसे हुकुम ने शुरू में समझाया था कि अगर लोहे की रिपेयरिंग करनी है तो वेल्डिंग लोहे से होगी। लकड़ी में कुछ टूट फूट हुई है तो लकड़ी को आप रिपेयर करोगे उसी लकड़ी से। लेकिन जो मानव शरीर है, ये जो पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, ये जब बना ही 5 तत्वों से, तो फिर हम अलग अलग चीजों में क्यों भटक रहे हैं? हम क्यों नहीं 5 तत्वों से इसको ठीक करें? तो इसी चैलेंज को हमें समझना है। यही 2 दिन का हमारा सत्र है। इन पंचतत्व चिकित्सा वी डू नॉट क्योर द डिसीज बट ट्रीट द पेशेंट। हम आगे से आज के बाद ना कभी भी बीमारी के नाम पे फोकस नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी को बुखार है, किसी को जुकाम है, किसी के पैर में दर्द है, किसी को डायबिटीज है, किसी को थायराइड है, किसी को कैंसर है। क्या समान बीमारी वाले लोगों के लक्षण एक है? बुखार के 5 रोगी ले लीजिए, क्या पांचों को एक ही लक्षण है? सबके डिफरेंट लक्षण हो सकते हैं। इसी प्रकार से किसी को जुकाम बिगड़ता है सुबह, किसी को हवा से, किसी को धूप से, किसी को खाने के बाद, किसी को भूखे पेट, किसी को 24 घंटे ही दिक्कत है। इसी प्रकार से दर्द वाले की व्यवस्था ज्यादा है, किसी को चलने में, किसी को बैठने में, किसी को खड़े होने में, किसी को सोने में, या किसी को हर परिस्थिति में कंफ्यूज है कि कब बढ़ रहा है कब घट रहा है। तो जब ये लक्षण अलग अलग है, इसी प्रकार से डायबिटीज वाले रोगी, रोगी बोलता है मैं डायबिटिक हूं पिछले 15 साल से, लेकिन भाई आपके जो लक्षण है वो क्या एक है? किसी को बर्निंग फुट सिंड्रोम होगा, किसी को हाथ जलेंगे, किसी के वजन कम हो रहा है, किसी को पेशाब ज्यादा आ रही है, किसी को कुछ है। और बहुत सारे रोगी तो ऐसे भी होते हैं जिनको कोई लक्षण ही नहीं है, लेकिन जब से दवा खानी शुरू की तब से वो बीमार हो गए। तो वो सब हमें समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी तरीके से जो ये 5 एलिमेंट्स हैं, काम आज से हम करेंगे। गौरव भैया आपकी आवाज चली गई है। दिनेश भैया ऑनलाइन हो तो आप पिच इन करो। ज्वाइन नहीं हुई भैया, वो शायद ज्वाइन हो नेटवर्क। गया जी, मेरे को कॉल आ गई थी तो उस वजह से अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया था जी। अभी भैया फिर ना एक बार मेन स्लाइड लगा दीजिएगा गुरुजी वाला, तो गुरुजी का परिचय भी करा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हमने पंचतत्व के बारे में बेसिक बेसिक जान लिया कि ये 5 तत्व है, 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, इनके द्वारा चिकित्सा संस्थान कर रहा है। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि ये संस्थान बना कैसे, और इसके जो प्रणेता है गुरुजी, वो क्या और कैसे इस तरफ मोटिवेट हुए और क्या प्रेरणा रही कि वो पंचतत्व चिकित्सा कर रहे हैं। तो गुरुजी के बारे में बहुत थोड़े शब्दों में मैं बताना चाहूंगा कि जैसे बचपन में ना, जैसे मुझे हो सकता है प्रेरणा हो कि मैं इंजीनियर बनूं या फौज में जाऊं या मैं डॉक्टर बनूं,
ऐसे गुरुजी को प्रेरणा थी कि जब भी कोई सफेद कपड़े पहने आगे से निकलता ना था तो उनको लगता था कि मैं साधु बनूंगा। तो एक टाइम पे ये बचपन में बिना घर से बताए वृंदावन निकल आए। वृंदावन में फिर एक आश्रम में आपको आश्रय मिला और वहां पे ही आपकी शिक्षा दीक्षा हुई। वहीं से आपने शास्त्री की उपाधि और डिग्री प्राप्त की। उसके बाद में आप वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचकों में आपका नाम हो गया। और जब आपके पास साधन और संसाधन बढ़ते हैं ना, मतलब आपके पास पैसा, पद, यश बढ़ता है, तो फिर आप उन चीजों का उपभोग करते हो। उपयोग और उपभोग में अंतर है। मेरे शब्द समझ में आ रहे हैं ना? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? भैया ये उपयोग और उपभोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है। उपयोग का मतलब यह है कि अगर मेरे पास पानी की एक बोतल है ना, ये मेरे पास पानी की बोतल है, तो मैं क्या करूंगा, इस पानी को उतना ही पीऊंगा जितनी मेरी नीड है, कि ये पानी से मेरा जिंदा रहना जरूरी है, तो मैं उतना ही उपयोग करूंगा। और उपभोग में क्या करूंगा, मेरे को जरूरत थी 1 गिलास की, मैं फैलाऊंगा 100 बाल्टी। ठीक है, मैं मतलब इसका अनादर कर रहा हूँ प्रकृति के दिए हुए संसाधन का, इसको अपना साधन समझ के इसको मैं मिसयूज कर रहा हूँ, तो ये उपभोग हो गया। उपयोग क्या था कि इसने मुझे पोषण दिया, तो बस इतनी मेरी इसकी जरूरत थी। तो उस कारण से गुरुजी को डायबिटीज का लेवल 600-700 रहने लगा, थायराइड की समस्या होने लगी, बीपी अनस्टेबल रहता था, ब्लीडिंग शरीर से जगह जगह होती थी। जब बड़ी बड़ी जगह दिखाया गया तो गुरुजी को लास्ट स्टेज पे कैंसर बता दिया गया। और जब आपको कैंसर बताया गया तो मुंबई का एक बहुत बड़ा संस्थान है, वहां पे आपको बोल दिया गया कि आपके पास 2-1 महीने से ज्यादा का समय नहीं है। भैया किस उम्र में ये? ये अर्ली एज में मानिए आप 25-27। ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति हो गई ना आपकी, तो आप, क्योंकि भागवताचार्य थे, तो आपको एक दिन प्रेरणा हुई कि क्यों ना मैं वृंदावन से निकलकर गोवर्धन में परिक्रमा कर लूं। गोवर्धन में क्या है कि 27 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, और जिस व्यक्ति के साथ इतने सारे कॉम्प्लिकेशन हो वो परिक्रमा नहीं कर सकता। अभी तो वहां पे रिक्शों से चलन है, तब रिक्शे नहीं चला करते थे। तो आप उस रास्ते में थे, आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। आपके शिष्यगण थे या जो भी आपकी मंडली थी वो आपको लेके गई होगी। तो आप कहीं पे बैठे हुए थे, एक साधु अचानक से आए और बोलते हैं कि बेटा तेरे को तकलीफ क्या है। तो आपने सोचा अगर मैं बोलूं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है तो इनको बुरा लगेगा और ये खुद ना डर जाएं। तो आपने बोला कि बाबा मुझे जो है ऐसे ऐसे लक्षण है और उसकी वजह से तकलीफें हैं। तो आपने बीमारी नहीं बोला। तो उन्होंने क्या किया कि आपको बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप एक पत्ता तोड़ा हरे रंग का और एक पर्टिकुलर जगह पे हाथ पे लगा दिया, है ना। और उससे भी पहले आपसे प्रश्न किया कि आपको 24 घंटे में ये समस्या कब बढ़ती है, क्योंकि ये नया प्रश्न था। तो आप बोल रहे हो मैं तो 24 घंटे एक जैसे ही रहता हूँ। कि नहीं, तेरी समस्या बढ़ती है और घटती कैसे? अगर तेरी समस्या एक जैसी होती बिस्तर पे होता। गोवर्धन क्या कर रहा है? तो जब आपको लगा ना कि ये अलग सा विचित्र प्रश्न है, स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो आपने आंसर किया कि सुबह 10 बजे के आसपास आपकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है। तो जैसे ही आपने बोला 10 बजे, तो उन्होंने एक पत्ता तोड़ा और वो पत्ता आपके हाथ पे उसका रंग लगा दिया। आपको भी उस टाइम पे लगा कि इससे क्या होगा, लेकिन उसे लगाने से परिवर्तन क्या हुआ कि आपने वो 27 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा बिना परेशानी के कर ली। और जब वो परिक्रमा पूरी जी 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 करिए, ठीक है। जब वो परिक्रमा पूरी बिना परेशानी के हो पाई, तो आपको भी लगा कि कुछ तो स्पेशल हुआ है। जब स्पेशल हुआ है ऐसा करने से, तो आपने वो पत्ता ढूंढा और वो साधु जन को ढूंढा, नहीं मिले। घर जाकर आपकी पुनः स्थिति वही हो गई आश्रम में जाकर जो थी। तो आपका प्रयास था कि वो साधु बाबा फिर से मिल जाए, वो संत दोबारा मिल जाए, नहीं मिले। अचानक से फिर प्रेरणा हुई कि क्यों ना फिर से गोवर्धन चला जाए, फिर मुलाकात हो जाए। तो वो पुनः मिले अचानक से, और अचानक से मिलके पूछते कि तू क्यों नहीं लगा रहा है रंग? तो बोले कि बाबा वो पत्ता भी नहीं मिला और आप भी नहीं मिले। बोले पत्ते का तो मतलब ही नहीं था, मैंने तो तुझे हरा रंग बताया था, इस जगह लगाता रहता। तो फिर आपने कहा कि मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में हूँ और ये प्रॉब्लम हूँ, लेकिन मुझे उस 24 घंटे में कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई। तो उन्होंने कहा कि बेटा, हर व्यक्ति का ना एक
जीवन का उद्देश्य है? तेरा उद्देश्य ये नहीं है कि कथा बांचो और धर्म बेचो। बोले गुरुजी मैं तो धर्म की सेवा करता हूँ। तो उन्होंने बड़े कटु शब्दों में कहा कि आज तक तुमने धर्म बेचा है और जितनों लोगों ने आयोजन कराया उन्होंने धर्म खरीदा है। तो इस दोनों काम में धर्म की सेवा कहाँ है? तो बोले फिर क्या करना है कि ये सब छोड़ देना है। कि गुरुजी मुझे तो इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। बोले नहीं, सब कुछ छोड़ना है। और तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो चिकित्सा के लिए, लोगों को ठीक करने के लिए हुआ है। बोले मैं तो खुद मरने वाला हूं। तो बोले ठीक तो हम कर देंगे तुम्हें, लेकिन प्रण लेना है कि सब कुछ त्यागना है। सब कुछ मतलब सब कुछ। धर्म से कमाया हुआ एक पैसा नहीं लोगे तुम। तो बोले मुझे कुछ आता भी नहीं है जीवन यापन के लिए। बोले सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी, बस तुम प्रण ले लो, स्वस्थ भी हो जाओगे। तो उनके माध्यम से गुरुजी ठीक हुए और प्रण ले लिया था कि इसको छोड़ना है। लेकिन दिक्कत होती है ना कि अगर आपके पास आपका बैंक बैलेंस कोई बोल दे, आपका परिवार बोल दे और आपका घर बोल दे कि छोड़ना है, तो कैसे छोड़ोगे? और वो भी अर्ली एज में, जब आपका पूरा जीवन है। लेकिन जब आप मृत्यु के दर्शन कर लेते हो ना साक्षात, तो फिर आपके अंदर से वो चीजें निकल जाती हैं कि क्यों, कैसे, कब। क्योंकि आपकी लाइफ के तीन ही पर्पस है। हु एम आई, मैं कौन हूं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और क्यों और कैसे करना है, हाउ एंड व्हेन। तो वो उद्देश्य जैसे ही आपको मिला ना उन गुरुजी के संरक्षण में, उन संत जी के संरक्षण में, तो आप उस विषय पे सोचने लगे। इत्फाकन आपकी एक कथा का कार्यक्रम 2008 या 7 के आसपास ये कार्यक्रम लगा था कानपुर में, और वहां पे राजीव भाई आ गए थे आपकी कथा में। तो राजीव भाई से आप सभी लोग परिचित हैं, स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित। जी थोड़ा तो बहुत राजीव पता है। जी भैया। जी जी, तो राजीव भाई ने आपसे मंच मांगा, तो आपने कहा मैं मंच कैसे दे सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं पेशे से बाई बर्थ ब्राह्मण हूँ, और जो आप कथा कर रहे हैं मैं भी बस कथा करना चाहता हूँ, उसमें थोड़ी सी संस्कृति जोड़ना चाहूंगा और कारण जोड़ना चाहूंगा। तो उनकी बातों पे असमंजस में थे, लेकिन आपने उनको कुछ घंटों के लिए मंच दे दिया। तो जब राजीव भाई ने बोलना शुरू किया ना, तो आपको लगा कि आपका वो उद्देश्य मिल गया जो गुरुजी ने बोला था। फिर आपने अगले 5 दिन उन्हीं को बुलवाया मंच पे। और बुलवाने के बाद में जब आपने बताया ना कि ऐसे ऐसे आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है और उन्होंने बोला है कि आपको सब कुछ त्यागना है, तो कैसे त्यागू, और मुझे चिकित्सक बनना है। तो आपने राजीव भाई के माध्यम से आयुर्वेद से जुड़े, आयुर्वेद सीखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आपके साथ यश और धन दोनों पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तो आयुर्वेद का मतलब है कि ताजी औषधि। ताजी औषधि आप पेड़ को पेड़ के रूप में नहीं देखेंगे, फिर वृक्ष को वृक्ष के रूप में नहीं देखेंगे। आप पेड़ गए, मान लीजिए आप मंडी जिले में गए हिमाचल, और वहां पे आपने दारू हल्दी देखी, तो आपको लगा ये तो बहुत अच्छी औषधि है, एक पेड़ कटवा लो, है ना। तो इस टाइप से आपने जैसी करना शुरू किया, तो आपके जीवन में पुनः वो संत जी आए। बोले कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बोला था कि तुम आयुर्वेद की तरफ जाओ, तुम पेड़ कटवाओगे। मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को तुम्हें ठीक करना है, प्रकृति का भी दोहन नहीं होना चाहिए। तो बोले फिर क्या करूं। बोले आयुर्वेद भी छोड़ दो। फिर उनकी गुरु आज्ञा पे आप होम्योपैथी में गए। होम्योपैथी में भी आपने प्रतिष्ठा कमाई, लेकिन वहां पे भी चैलेंज था कि उस टाइम में लोगों के आसानी से दवाइयां नहीं मिलती थी गांव देहातों में। तो आपने वो सब कुछ छोड़ दी, सारी चीजें। फिर गुरुजी ने आपको निर्देश दिया कि ब्रजमणि में तुम्हें ऐसी अवस्था में देखना चाहता हूं कि तुम जल की बीच धारा में खड़े हो, जहां पे पास तुम्हारे कोई साधन संसाधन ना हो और तुम रोगी की व्यथा हर लो। तो मैं तुम्हें इस अवस्था में देखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुमने ये दोनों तीनों जो भी चिकित्साएं सीखी है, इनको सब छोड़ के अब तुम यही क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा पे काम करोगे। तो गुरुदेव की वाणी से प्रेरणा लेके उनके निर्देश पे आपने इस पे काम करना शुरू किया। अपने दर्शनों को खंगाला, अपने शास्त्रों को खंगाला, अपने साहित्य को खंगाला, अलग अलग देश के दिग्गज लोगों से मुलाकात की। तो फिर वहां से आपने ये पंचतत्व की तरफ आप गए, और फिर निर्माण हुआ इस पंचतत्व चिकित्सा का, जो आजकल हम लोग करते हैं। और गुरुजी क्या कहते हैं? गुरुजी कहते हैं कि यह चिकित्सा व्यवस्था संपूर्ण महाभारत काल तक पूर्णता अपने चरम पर थी।
क्योंकि उस टाइम पर जब भी कोई योद्धा युद्ध करता था तलवार से, गदा से, तीर से, तो सामने वाले को मारने का पूरा प्रयास था। और वो चोटें इतनी गंभीर होती थी कि वो अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए तो वो व्यक्ति को मृत्यु की सैया तक पहुंचा देंगी। लेकिन पूरे 18 दिन के युद्ध में कभी आपने किसी योद्धा को नहीं सुना होगा कि उसने एक दिन के लिए भी छुट्टी की हो, कारण कि वो शरीर में उसके जख्म है। तो 24 घंटे के अंदर वो क्या विधा थी, वो क्या मंत्र शक्ति थी, वो क्या औषधि थी, वो क्या परंपरा थी, जो 24 घंटे के अंदर से कम समय में, मतलब सूर्यास्त को सूर्य छिपने के साथ युद्ध बंद होता था और सूर्य उदय होने के साथ युद्ध होता था। कुछ पहर के टाइम में वो रोगी निरोग होके पुनः युद्ध में होता था। लेकिन कलयुग का आगमन था, तो भगवान कृष्ण की माया से या भगवान कृष्ण की प्रेरणा से महाभारत युद्ध में वो सारी विद्याएं लोप की गई, जिससे भविष्य में इसका दुरुपयोग ना हो सके। शायद उन्हीं भगवान कृष्ण की प्रेरणा हो कि ये दुना पुनः परिभाषित हो रही है। और गुरुजी का मानना है कि उस काल में जो पंचतत्व चिकित्सा थी उसका अभी वो सिर्फ 0.001 ही एक्सट्रैक्ट कर पाए हैं। तो अभी बहुत लंबी जर्नी है, उसमें सभी लोगों का सहयोग और साथ भी चलेगा, तब पंचतत्व पुनः अपने चरम पर आएगी। तो 2017 लगभग गुरुजी से मनीष भाई और प्रमोद मिश्रा जी और गुड़गांव टीम के बहुत सारे लोग 2010-11 से जुड़ गए थे। और 2012-13 से जब गुरुजी ने फुल फ्लैश पंचतत्व करना शुरू कर दी थी, तभी सब लोग पीछे पड़ते थे कि आपके हाथ से परिणाम आ रहे हैं और जो भी आप कर रहे हो इसको क्यों ना सिखाना शुरू करो। तो सभी के आग्रह पे गुरुजी ने जो पहली बार सिखाना शुरू किया वो प्रॉपर फॉर्मल रूप से वो 2017 से शुरुआत की। 2018 की यात्रा में हम लोग भी जुड़ गए थे गुरुजी से, और इस प्रकार से संस्थान की नींव रखी गई। और क्योंकि उद्देश्य ही केवल यह था कि कुछ बेचना और खरीदना नहीं है, सिर्फ चिकित्सा से लोगों को ठीक करना है और इस माध्यम को लोगों तक पहुंचाना है। और गुरुजी का मानना था कि सभी के अंदर ना संस्कृति और प्रकृति को पुनः हमारे बुजुर्ग जैसे जीते थे ना उस तरफ लेके जाना है, जो कि आज के युग में बहुत दुष्कर है। क्योंकि जिस स्पीड से हम कलयुग के चरम की तरफ जा रहे हैं, हम पूरी की पूरी प्रकृति और संस्कृति को नष्ट करने के मुहाने पे खड़े हुए हैं। तो अभी जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि हम पहले स्टेप में चिकित्सा करके आपकी उंगली पकड़ते हैं, दूसरे स्टेप में आपको सिखा के हाथ पकड़ते हैं, तीसरे स्टेप में आपके कंधे को पकड़ लेते हैं कि अब आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। तो कुछ लोग सिर्फ उंगली पकड़ा के चले जाते हैं, उसमें से कुछ लोग हाथ पकड़ाते हैं और कुछ लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलके जुड़ के इस सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान की कार्य प्रणाली है और इससे अब आगे बढ़ेंगे पंचतत्व के रेफरेंस को समझने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। भैया पंचतत्व के परिचय पे आ जाते हैं, या पहले हम सभी को बता देते हैं कि ये जो पंचतत्व चिकित्सा हो रही है और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से हमारे सेवा मंडली पागलों की टोली ने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं। तो भैया वो वाली स्लाइड दिखाइएगा रवि भैया कि पंचतत्व चिकित्सा से लोग कैसे ठीक हो रहे हैं। फिर उसके बाद में हम दिखाएंगे कि हम किसी भी एक ऊर्जा को नहीं पकड़ पाए कि इसके कारण से कोई रोग हो रहा है। गौरव जी, जी ये सांख्य वाली स्लाइड रहेगी? हाँ, आपको मिल जाएगी वो पूरी स्लाइड ना, ओके ओके, धन्यवाद। आपको ग्रुप में दे देंगे हम। जी रवि भैया या गीतांजलि दीदी। भैया इतना वो समझा दीजिए कि पंचतत्व थेरेपी और अदर मेथड्स में क्या वो है ठीक है, रिलेशन। तो वो एक बार स्लाइड लगा लीजिएगा। दीदी अभी आप होस्ट हैं क्या? शायद रवि भैया अवेलेबल नहीं है। मुझे को होस्ट बना दीजिए भैया। रवि भैया आप हैं क्या? विमल भैया एक बार आप रवि भैया को फोन कर दीजिए। चलिए तब तक इस बात पे आते हैं। भैया बताइए बताइए। भैया वो वाली स्लाइड लगा दीजिए कि अन्य पद्धतियों में और पंचतत्व चिकित्सा में क्या अंतर है। पीछे चले गई मैंने भैया। सारा चेक कर लिया। ठीक है, अभी
इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। दो चीजें हैं, एडिक्वेट वर्ड और अप्रोप्रिएट। जितनी भी चिकित्सा व्यवस्थाएं वो एडिक्वेट और अप्रोप्रिएट डोज या मैनर पर चलती हैं, चाहे वो आधुनिक एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, दादी नानी के नुस्खे हो, आपका योग हो, अध्यात्म हो, या कुछ भी चीज। और ऐसे ही हमारी पंचतत्व भी चलती है। तो भैया वो वाली पुराने स्लाइड से लगा दीजिए, नहीं तो वैसे इसमें है भैया वो वाला। जी भैया। और चाहे तो दीदी को ना भैया को होस्ट भी बना दीजिएगा। तो इसको समझते हैं हम कि जो एडिक्वेट और अप्रोप्रिएट मैनर की मैं बात कर रहा हूं, जैसे अगर मान लीजिए एलोपैथी में किसी को बुखार आ रहा है, हम किसी भी पद्धति की बुराई नहीं कर रहे, है ना। बुखार आ रहा है तो उसमें अलग अलग एंटीबायोटिक सिलेक्शन होता है कि सेफेलोस्पोरिन है, 5-नाइट्रोइमिडाजोल है, या अलग अलग चीजें हैं। तो वो जब बैक्टीरिया का प्रकोप होगा और तब आपके शरीर में उससे अगर कोई सेंसिटिविटी नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, आप पे वो ड्रग काम कर रही है, तभी वो आपको दी जाए, और उतनी दी जाए जितनी उस डोज की जरूरत है, तो वो काम करेगी। अदरवाइज वो, अगर कोई और औषधि का चयन किया गया तो क्या वो एडुकेट हुई? नहीं, इनएडुकेट हुई। इसी तरह से अगर उसकी मात्रा उतनी नहीं है, उससे कम या ज्यादा है, तो वो अप्रोप्रिएट नहीं हुई, इनअप्रोप्रिएट हुई, तो वो नुकसान करने वाली है। चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे दादी नानी के नुस्खे हो। इसी प्रकार से योग की भी अगर बात करें तो योग भी प्राण पे चलता है। प्राण क्या है? यही 5 तत्व है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। इनके 5 लोकेशन है हमारे शरीर में। वो 5 लोकेशन क्या क्या है? प्राण, उदान, व्यान, अपान, समान। और इनके फिर 5 उपभाग है, नाक, क्रकल, देवदत्त, इस तरह से। तो अगर हम सांसों को इंटर एक्सचेंज कर जाए ना गलती से, नीचे ऊपर ऊपर नीचे कर ले, तो क्या होगा कि वो जो मैनर था जिसमें हमें सांसों को रोकना और छोड़ना था, सिर्फ उसकी गलती भर से हम ऐसे रोग से ग्रसित हो जाएंगे जो हमारे संस्कार में चला जाएगा, कर्म में चला जाएगा, और वो जल्दी क्योर नहीं होगा। क्लियर हुआ सभी को? इसी प्रकार से मान लीजिए जीरे का पानी है, अजवाइन का पानी है, या अजवाइन है, सौंफ है, ये सभी फायदे करने वाली चीज है। लेकिन अगर आपको आवश्यकता नहीं है, आपने बिना आवश्यकता के उसको ले लिया और मात्रा ज्यादा ले ली, तो क्या होगा? वो आपको नुकसान करने वाली है। ठीक है। लेकिन पंचतत्व में क्या फायदा है आपको? आपने एक तो उसको कुछ खिलाया पिलाया नहीं, पहली चीज। सिर्फ बॉडी के ऊपर कुछ कुछ लोकेशन आपने उसको अप्लाई किया। और उसमें भी क्या पॉजिटिव चीज है कि अगर आपका एनर्जी सिलेक्शन गलत था, तो मिनट, 2 मिनट और 10 मिनट में वो अपना मैक्सिमम साइड इफेक्ट दिखा देगी। और जैसे ही आपने उस कलर को अप्लाई किया था, सिर्फ उस रंग को भिगो दिया, आप रास्ते में आपके पास पानी भी नहीं है और आपने सिर्फ थूक भी लगा दिया, स्पिट भी कर दिया उस पे, तो उसका असर चला गया। तो जो साइड इफेक्ट था वो स्विच ऑन स्विच ऑफ फिनोमिना की तरह से इफेक्ट और साइड इफेक्ट आएगा और चला जाएगा। आपने उसको हटाया, इम्पैक्ट चला गया, आपने लगाया, इफेक्ट आ गया। तो ये एडवांटेज है दुनिया की सारी चिकित्सा व्यवस्थाओं के कंपैरेटिवली। और दूसरा, आज से हम सभी लोग नियम भी बनाएंगे कि हम किसी भी चिकित्सा व्यवस्था को बुरा या क्रिटिसाइज ना करें। उसका कारण है कि ये जो दुनिया में ये सारी चीजें प्रसारित और प्रचारित हो रही है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेक्सस और नेटवर्क है। ठीक है। अगर हम उनकी बुराई करेंगे ना तो हम उनमें उलझ जाएंगे। हमारा काम क्या है कि हमें सिर्फ अपनी चीजों को प्रेजेंट करना है। जिसको समझ में आएगा वो हमारे साथ इस काफिले में चल देगा, और जिसे समझ में नहीं आएगा उसको दूर से ही राम राम। ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न बनता है तो कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो ऑनलाइन या ऑफलाइन भी, जो रोगी हमें टाइम देके प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मोर देन 90% हमारे रिजल्ट्स हैं
केवल गुरुजी की बात नहीं कर रहा हूँ, सेवा मंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सेवा मंडली के भी बाहर चिकित्सा कर रहे हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने क्या किया, अपने जैसे क्लोन बना दिए। एक व्यक्ति होगा ना तो उसको थ्रेट होगा, कोई भी कभी भी आके मार सकता है, फंसा सकता है, लेकिन जिस दिन लाखों और करोड़ों लोग तैयार हो जाएंगे ना, तो कौन किसको रोक पाएगा। तो पंचतत्व थेरेपी, रिलेशन ऑफ डिसीज टू स्पेशल एनर्जी। रवि भैया इसको आप जरा प्रेजेंट कीजिएगा। जी भैया। ये जो पूरा का पूरा रिसर्च कार्य है ना, ये पूरी एनालिसिस रवि भैया ने की है। और ये जो डेटा है जो आपको बार्स के रूप में दिखेगा, ये डेटा जैसे जैसे संख्या घटी और बढ़ी वो चेंज हो गया। ये 50,000 रोगियों का डेटा है और जल्दी भविष्य में हम 1.5 लाख रोगियों का भी डेटा आपको शेयर करेंगे। जी भैया। ठीक है भैया, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ आपको। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो संस्था है वो ऑनलाइन फ्री ट्रीटमेंट करती है रोगियों का, है ना। कोई भी रोगी आके हमारी संस्था की साइट पे जाके अपना रोगी प्रपत्र भर लेता है, और उसको भरने के बाद वो अपनी सारी डिटेल गूगल फॉर्म के थ्रू हमें सबमिट करता है, और फिर हमारा बोर्ड सिस्टम जो ऑटोमेटेड है वो एक चिकित्सक को अलॉट कर देता है, और वो चिकित्सक फिर उस रोगी से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है। तो इस तरह जब रोगी अपना ऑनलाइन डेटा सबमिट करते हैं तो हमारे पास डेटा जनरेट होता है अब। तो वो डेटा को लेके हमने एक स्टडी कंडक्ट की, और उस स्टडी में हमने ये पता किया कि ऐसे कितने रोगी हैं जो केवल डायबिटीज या शुगर रोग से पीड़ित हैं। तो हमने उन पहले मरीजों को फिल्टर किया। उसके बाद उन फिल्टर्ड मरीजों में से देखा कि उनकी एनर्जियां बर्थ के समय की और बर्थ के माह की कौन कौन सी हैं। तो अब उस समय जब हम पंचतत्व चिकित्सा का सिद्धांत गुरुजी से सीख रहे थे, तब ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा था कि कोई भी समस्या किसी भी एनर्जी के कारण हो सकती है। लेकिन जब इस डेटा ने हमें ये प्रूफ दिया तो इस सिद्धांत को समझने में काफी आसानी हुई, और अब तो बहुत अच्छे से आत्मसात कर लिया है इस सिद्धांत को। तो ये ग्राफ जो है वो यही बता रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी व्यक्ति शुगर रोग से पीड़ित है, तो आप देखिए कि वो उसकी कोई भी एनर्जी, किसी भी व्यक्ति की किसी भी एनर्जी के कारण उसको शुगर रोग हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि मीठे के कारण या पृथ्वी की ऊर्जा के कारण ही वो शुगर रोग से पीड़ित हो। तो ये जो नंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सभी एनर्जियों के अंदर। तो इस स्टडी से हमें यही समझने को मिलता है कि हमें सबसे पहले रोगी की बिगड़ी हुई ऊर्जा को पता करना है, और उस ऊर्जा को बैलेंस करना है जिससे वो रोगी को रोग से मुक्ति मिल जाए। ठीक है। इससे इस स्लाइड में अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, या फिर हम आगे की स्लाइड में चलें। ये अग्नि और आपको प्रचंड अग्नि में क्या अंतर है भैया? हाँ। ये भैया नेक्स्ट जैसे अभी हम आगे डिस्कशन पे चलेंगे ना, तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बस इतना आपको लेआउट बताना है कि ये जो 5 एलिमेंट्स है ये 6 एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, 5 एलिमेंट्स, जिसमें से अग्नि के 2 भाग होते हैं। और दूसरा क्या है कि कोई भी रोग किसी भी ऊर्जा के कारण से हो सकता है। जैसे आप कहेंगे ना कि जनरली क्या कहते हैं कि हम वात के कारण से ये रोग है, पित्त के कारण से, कफ के कारण से, लेकिन जब हम पंचतत्व की बात करते हैं ना, तो वहां पे हमें हर रोग हर कारण से होते हुए दिख रहे हैं। जी भैया। ठीक है, आगे की स्लाइड में चलते हैं। तो इसी आप तरीके, डिसीज को भी बताते जाइए, किस डिसीज पे आप बता रहे हैं। हाँ, तो इसी तरीके भैया से मुझे एक जी क्वेश्चन जी। था भैया। आपने अभी बोला कि कोई एक आध शरीर में तत्व अगर बिगड़ जाता है तो डायबिटीज जैसी बीमारी होती है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि डायबिटीज की बीमारी आनुवंशिक है, तो इसमें आप क्या बताना चाहेंगे? आप 2 चीजें मानिए, आनुवांशिक जो कष्ट आ रहा है ना वो प्रारब्धिक कष्ट है, पहली चीज। हाँ लेकिन हाँ। आपको क्या बोला गया कि संस्कार, संस्कार कौन बनाता है? आपके कर्म, आपके एक्शंस, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी फूड स्टाइल, आपको कुछ भी जो प्रॉब्लम है, ठीक ओके। है, वो ठीक करते हैं। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। एक मेरी फ्रेंड है, उनको भी डॉक्टर्स ने माइस्थीनिया बता दिया है, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रॉफी, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब मेरी कल उनसे बात हुई, मैं कहा तुम थोड़ा सा चेंज करो, कि नहीं आई कांट चेंज माई लाइफ स्टाइल,
क्योंकि मैं यूएस के लिए काम करती हूँ, ये काम करते हैं, वो करते हैं, है ना। तो मैंने उनको बोला कि आप सिर्फ इतना चेंज करो कि आप जो है ब्रश की जगह मंजन करना शुरू कर दो। ठीक है, तो कहते हैं कि मैम अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या शो कर रहा है, ये प्रारब्ध का कष्ट तो है ही, लेकिन संस्कार से भी नहीं सुधारेंगे। अहम बढ़ रहा है उनका, इसी वजह से नहीं कर रहे ना ये। है ना, जो भी कारण हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं इनको हमें समझना है। तो जो आपने बोला ना आनुवांशिक चीजें, आनुवांशिक चीजें वो भी तो आनी चाहिए थी कि पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे वो झूठ नहीं बोलते थे, ईर्ष्या नहीं करते थे, लालच नहीं करते थे, पेड़ नहीं काटते थे, अपने पैतृक प्रॉपर्टी को बेचते नहीं थे। ये भी तो नहीं, गौरव आनुवांशिक चीजें थी, जी। लेकिन हमने उनको छोड़ दिया। तो इसी तरीके से बहुत सारी बीमारियां जरूरी नहीं है कि आनुवांशिक रहें। ओके। ठीक है, नहीं, उसके लिए हमें आनुवंशिक, अपने कर्म संस्कार सुधारने हैं। जी गौरव साहब, कभी भी आनुवंशिक रोग होता ही नहीं है, जी क्योंकि जिस चीज की रचना हुई है वो आनुवंशिक कब बन जाता है कि जिस घर में जो रोग होता है ना उसका वायुमंडल वही घूमता रहता है। बिल्कुल। रोग मन में और उतरता है, मन के और द्वारा डॉक्टर जो भी है वो वही बोलते किसी हैं ना कि किसी तत्व की कमी होकर के वो रोग घर में प्रवेश कर जाता जी दीदी, हाँ अभी आप हाँ जो बोल रहे हैं ना कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं, मेडिकल साइंस जो बोल रही है, उन हाँ हाँ, विचारों को बदलने के लिए तो हम ये 2 दिन दे रहे हैं। ओके। ठीक है, तो अभी राइट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे, ये हवा में सब बिखर जाएंगे, कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ गौरव भैया, यहाँ पे विद्या सिस्टर का एक क्वेश्चन है। अनुवांशिक मीन्स हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स, राइट? जी जी। तो जो हुक्म ने बोला ना कि आनुवांशिक कुछ भी नहीं है, हेरिडिटी से कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे केसेस संज्ञान में आए कि जहां पे ना डीएनए स्ट्रक्चर खराब होने की वजह से रोग होते हैं। जैसे जिसमें से एक रोग है डीएमडी, है ना, मसल डिस्ट्रॉफी कुछ भी हो सकता है वो, और वो 18 तरीके के क्लासिफिकेशन है। एक हाँ परिवार है छत्तीसगढ़ में, और ममता बहन के माध्यम से उन्होंने 2019 में दिखाया था। उस फैमिली में 3 पीढ़ियां हैं कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप पे आके 30-35 के एज पे आके उनका चलना फिरना बंद हो जाता है। ठीक है, और वो तीनों पीढ़ियों ने दिखाया, और सिर्फ 2 दिन चिकित्सा ली, उसको जो लोग अभी भी दोहरा रहे हैं वो चल फिर रहे हैं। उन्हीं परिवार में से जिन लोगों ने चिकित्सा बंद कर दी उनका चलना फिरना बंद हो गया। मतलब जो उनकी बेटी है, मतलब जो तीसरी पीढ़ी में लड़की है, उसको ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया और बच्चे रोक लिए। ठीक है, ऐसे लोग भी ठीक हो रहे हैं, लेकिन वो कब हो रहे हैं, जब उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। कितनी मुलाकात पे, सिर्फ 2 दिन की मुलाकात से 2019 और आज 2024 चल रही है। ठीक है, तो इसलिए जो हुकुम ने बोला ना कि आनुवांशिक कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे थॉट्स में भरा हुआ कचरा है। जैसे एक गरीब आदमी को बोलो कि उसको स्लिप डिस्क हो गई है, उसका डिजनरेशन भी हो रहा है, और L4 L5 में उसको सिस्ट भी है, उसको नहीं समझ में आएगा। वो क्या बोलेगा, कमर दर्द है। अब आपको बोलेगा मुझको कमर दर्द है, तो आप क्या बोलोगे, ये तेल लगा ले, एक्सरसाइज कर ले। लेकिन जैसे ही उसने बोला कि उसकी डिस्क में डिजनरेशन हो रहा है, गैप हो गया है, और ये हो गया है, वो हो गया, तो आप सबसे पहले क्या बोलने वाले हो कि भाई सर्जरी करा लो। या दूसरा थॉट्स क्या देने वाले हो कि आप तो ठीक ही नहीं हो सकते। गूगल कर लिया तो हर माध्यम से आपको में। गौरव साहब, एक बहुत छोटी सी कहानी आती है। जी। एक भिखारी ठंड में बिना कपड़ों के घूमता रहा पूरी भयंकर सर्दी में। जी एक दिन एक धनाढ़े व्यक्ति की नजर पड़ी, उससे कहा कि मैं तुझे कंबल देता हूँ। जी वो व्यक्ति अंदर बैठा रहा, बाहर बैठा रहा गेट पे। जी वो घर का मालिक घर में गया और वहां जाके दूसरे काम में लग गया, उसको भूल गया। जी 4-5 घंटे वो उस पर ध्यान नहीं दिया। अचानक उसको याद आई, जी वापिस गेट पे आया तो वो आदमी मरा हुआ मिला, जी और उसने पर्ची पे लिख रखा किसी को आश्वासन नहीं देना चाहिए। जी उसका उस दिन से पहले कुछ नहीं बिगड़ा, बिल्कुल। केवल ये मानसिकता हो गई कि मेरी ठंड जो है, मुझे ठंड लग रही है और मेरी ठंड के लिए कंबल आ रही है।
जी उस कंबल की देरी में उसका शरीर शांत हो गया। बिल्कुल। तो ये सब मन का बड़ा अजीब खेल है। जी ये बीमारियां डॉक्टर जो डराते हैं ना, वो फिर वो जगह उसके ऐसा दे रोग है तो उसके ब्रेन में बैठ जाती है। जी ये तो ठीक ही नहीं हो सकता, उसको कुछ भी दवाइयां दे दो आप। जी मैं एक छोटा सा बताऊं आपको, मेरे पिताजी को मैं जब दिखाने ले गया तो उनको डॉक्टर ने कहा कि इनके ब्रेन में तकलीफ है, हार्ट में तकलीफ है, शुगर इनकी 300 कुछ चली गई है, और जी कई मतलब कई बीमारियों साथ में जोड़ के बता दी उन्होंने। जी और वो रात को सब जांचें हुई, सुबह जब 10 बजे फिर जांच हुई तो एक भी बीमारी उनमें से उनके शरीर में विद्यमान नहीं थी। जी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, कि उन्होंने कहा कि नहीं है ही नहीं, मेरे कुछ भी नहीं। जी और वो सब क्लियर हो गई। बिल्कुल है। ये दोनों जांच रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है। जी तो ये सब बातें साबित करती है कि आप किसी भी जी चीज को यदि स्वीकार कर लेते हैं तो फिर दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपका इलाज नहीं कर सकता जी किसी भी विधि से। बिल्कुल। सबसे पहले चिकित्सक को ये माननी चाहिए कि रोगी के दिमाग में ये बैठा दो कि आपको कोई रोग है ही नहीं, जी आप बीमार नहीं है, कुछ चीजें जी गड़बड़ हुई है जिनको इस विधि से हम ठीक कर देंगे, बिल्कुल बस आपका आधा इलाज हो गया। और बिल्कुल। इतने अच्छे सानिध्य, इतने अच्छे समर्थ गुरु के जो तेज आपके आपके शरीर में जो उतरेगा ना, तो अगला वैसे ही ठीक हो जाएगा। जी जी ठीक है। जी। तो जो हुकुम ने जो छोटी सी कहानी बताई ना, वही भाव है जो 2 वर्ड्स पे एम्फेसाइज किया जा रहा है ना, भाव, विचार, आपके मन बुद्धि में जो चल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको अगर आप मॉडर्न मेडिकल साइंस से अगर कंपेयर मतलब करें कि कैसे प्रूव कर सकते हैं इस बात को, तो आपके भाव और विचारों से भी एंजाइम्स बनते हैं, उन एंजाइम से हार्मोन्स बनते हैं, और उन हार्मोन सीक्रेशन की वजह से आपकी लाइफ में अच्छा बुरा हो जाता है। ठीक है। हाँ लेकिन तो हम, हाँ एक सवाल है भैया। तो जी अभी सर ने भी बताया जो भी है हमारे मन का खेल है, तो अगर डॉक्टर भी बताते हैं वो छोड़ दो, लेकिन हम क्या पंचतत्व चिकित्सा से डायबिटीज जैसी ये बीमारी है वो हमेशा के लिए क्योर कर सकते हैं? अभी आप ये देखिए, गुरुजी को लगभग लगभग 20 साल के करीब होने आ रहा है स्वस्थ हुए। ठीक है। हाँ। मैंने आपको पहले ही लाइन में बताया कि गुरुजी को डायबिटीज लेवल 600 से 700 रहती थी, और आज भी गुरुजी प्रतिदिन कम से कम आधा से 1 किलो मीठा खाते हैं। जिस दिन उनको मीठा ना मिले ना, उस दिन वो बीमार महसूस करते हैं। तो अब आप ये बताओ कि डायबिटीज थी क्या उन्हें, और डायबिटीज थी तो वो फिर क्योर हो गई, और क्योर हो गई तो फिर वो मीठा खाने से आज क्यों नहीं हो रही? तो जो आपको एक लाइन में बताया ना कि वहम, मन ने आपके मान लिया कि आप बीमार हो। दूसरा, शुद्ध और अशुद्ध की जो बात हुक्म ने शुरुआत में की थी कि हम जो भोजन कर रहे हैं वो जीवित है कि मृत है, उन चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे ऊपर। कोई भी डिसीज, एंडोक्राइन डिसीज हो, जो डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, किडनी है, लिवर फेलियर है, या वॉट एवर जो भी डिसीज है, ये भी क्योरेबल है। अभी एक मिनट। और एक्यूट और क्रोनिक डिसीज भी है, बस हमें उस दिशा में काम करना है। थैंक यू भैया। जी भैया कंटिन्यू कीजिए। जी भैया। तो इसके बाद हमने दूसरी स्टडी जो की वो बीपी रोग से संबंधित रोगियों पर ही की, क्योंकि बीपी रोग भी काफी कॉमन है आजकल। तो उस रोग में भी अगर आप देखें तो सारी एनर्जियों का कंट्रीब्यूशन ही है। तो किसी रोगी की अग्नि बढ़ी हुई होगी, किसी की जल बढ़ा हुआ होगा, किसी की प्रचंड अग्नि, किसी की पृथ्वी। तो इसलिए हम आगे के प्रशिक्षण में हम यही सीखेंगे कि हमें सबसे पहले कोई भी रोगी हो उसकी बिगड़ी हुई एनर्जी को आइडेंटिफाई करना है, और वो आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस हमें बताई जाएगी प्रशिक्षण में, और हमें उसी ऊर्जा को कंट्रोल करना है। अगले चलते हैं, अगली समस्या पे देखें, कफ, कोल्ड कफ, खांसी। तो इसमें भी अगर आप देखो तो सभी एनर्जियां कंट्रीब्यूट कर रही हैं। उसके बाद अगर हम देखें गैस, और दूसरा भी एक सेकंड कफ वाली लाइन लगाइएगा, वो स्लाइड। आप ये देखिए कि कोविड टाइम में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? कफ की थी। कफ कोल्ड मतलब मेन सिम्टम्स था,
और ये जो मैक्सिमम पेशेंट वाला डेटा है ना, वो है जो कोविड से ठीक हुए 65 के माध्यम से, जबकि उसको बहुत बड़ा एक बहुत बुरी परिस्थिति बना दिया गया था और बता दिया गया था। और संस्थान के जितने भी लोगों ने उसमें सेवा कार्य किया, हम लोगों को ऐसा अनुभव हुआ कि ये बहुत साधारण सी समस्या थी। ठीक है जी भैया, नेक्स्ट। उसके बाद अगर आप देखो गैस से संबंधित समस्याएं, तो गैस में भी जो गैस के रोग हैं लोगों को पेट से संबंधित, उसमें अभी सभी एनर्जियां उत्तरदायी लगती हैं, किसी की कोई एनर्जी बढ़ी हुई हो सकती है। इसी तरह जॉइंट पेन से संबंधित समस्या, तो ये सारी स्टडियां। जी भैया। ये जो जॉइंट पेन है ना, इसमें साधारण जॉइंट पेन नहीं है, अर्थराइटिस वाले भी रोगी हैं, रोमाटिड अर्थराइटिस भी है, गाउट भी है, या जितने भी काइंड्स ऑफ जॉइंट पेन्स हो सकते हैं वो सारे पेशेंट्स हैं। और ये सारे पेशेंट ठीक भी हुए हैं और हो रहे हैं, और कल को आप लोग भी ठीक करोगे। ठीक है, तो हमको वो ब्रेन का बैरियर तोड़ना है कि ये नहीं हो सकता। आई एम इम्पॉसिबल बोलते हैं ना, इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल, कि मतलब इम्पॉसिबल खुद कह रहा है कि मैं पॉसिबल हूं, असाध्य भी कह रहा है कि आजा साध्य कर, है ना। तो वो बैरियर आपके ब्रेन से जैसी टूट जाएगा, विचारों से टूट जाएगा, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जी भैया, नेक्स्ट चलिएगा कि जो संस्थान सेवा मंडली जो ऑनलाइन लोगों को ट्रीट कर रही है, उसके क्या परिणाम है। अच्छा, वो शायद हमारी दूसरी स्लाइड में है क्या भैया? इसी में है भैया। अच्छा, इसी में है। सर ब्रेक कितने बजे रहेगा? देखिए, वैसे ऑफिशियली आप लोगों को 12 बजे बोला था, अगर आप लोग चाहेंगे तो 1 बजे कर सकते हैं, और 3 बजे के बजाय उसको 3:30 से शुरुआत कर सकते हैं दोबारा। आप लोग जैसे आदेश करें। अगर आप लोग बोलोगे तो अभी भी ब्रेक करके हम पूरा कवर कर लेंगे अपना चैप्टर। सबसे एंड में है क्या भैया ये? सर हमारी क्लास अभी हमको लिंक अभी मिली है, तो मेरा बहुत सारा छूट गया है। दीदी आप यकीन मानिए, आपका एक भी कुछ भी ऐसा नहीं छूटा है जिससे नुकसान हो, और जो छूट गया है ना, वो भैया अभी जैसे ही ब्रेक करें ना, आप ऑन एयर कर दीजिएगा, तो वो यूट्यूब से भी आप देख पाएंगे। नेक्स्ट भैया वो दिखा दीजिए। ओके ओके। केसेस, ये जो केस है ना, ये जो सेवा कार्य है, एक प्रोफेसर है, आईआईटीएन है, और बिट्स में प्रोफेसर साहब हैं, वो उनके द्वारा किया गया है। और इसमें दीदी म्यूट कीजिएगा प्लीज। अगर आप सभी लोग पूरी की पूरी टीम अगर चाहेंगी तो 1 बजे हम क्लोज करेंगे इसको, नहीं तो हम 12:30 पे क्लोज कर देंगे अभी कल के लिए। सर एक बोलना था कि शाम का जो सेशन है वो 5 बजे तक कंप्लीट कर सकते हैं क्या? नहीं दीदी, वो 6 बजे का बोला था, उसको हम 6:30 तक लेके चलेंगे। ठीक जी दीदी जी। तो ये जो केस है, इसमें इस रोगी को काफी सालों से जो प्रॉब्लम थी ना, वो प्रॉब्लम थी बार बार यूरिन जाने की और शीत पित्त, जिसको अर्टिकेरिया बोलते हैं। और ये सिर्फ नॉर्मल रंगों के माध्यम से पहले दिन से ही कवर होना शुरू हो गया, और ये रोगी आज की डेट में ठीक है। पहला चित्र है इनका जो सूजन बढ़ी हुई है, दूसरा बिल्कुल नॉर्मल है कुछ घंटों में। नेक्स्ट, ये जो केस है ये कोविड के टाइम का ही है, फीवर वगैरह का है, और जर्मनी में हमारे साथी हैं गर्व जी, उनके द्वारा ये सेवा की गई है। और इस रोगी को भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, फीवर था कोविड वाला, और कॉम्प्लिकेशन थे, डायबिटीज वगैरह थी। ये पेशेंट भी पूरी तरह से क्योर हुआ। नेक्स्ट, ये रोगी जीभ के कैंसर का था, और जैसे मैं बोल रहा था ना, कर्म संस्कार प्रारब्ध, एक ही चिकित्सक को एक ही दिन में 2 रोगी मिले ऑनलाइन माध्यम से, और जो रोगी लेके आया था उसको भी सेम ऐसे ही जीभ का कैंसर था। उनकी इंटेंसिटी इनसे कम थी, लेकिन उनके फैमिली वालों ने इतना प्रेशर किया कि उनको तुरंत नेक्स्ट डे सर्जरी करा दी, जीभ ही कटवा दी उनकी, और उनका आगे कैंसर फैल गया, तो वो आज दुनिया में नहीं है। लेकिन उनके माध्यम से जो रोगी आया था, ये निधि बहन के द्वारा ठीक की गई, और ये रोगी आज भी पूर्णतः स्वस्थ है,
ये गोंदिया में ट्रीटमेंट किया गया था, अभी निधि बहन पुणे आ गए। नेक्स्ट, ये डायबिटीज का रोगी है, इनको खरौत से हमारे साथी धीरेन्द्र भाई उनके द्वारा चिकित्सा की गई। आप पहले उस चित्र में देखेंगे कि इनका डायबिटीज का लेवल 467 था, फिर 422 हुआ, और दूसरे दिन आके उनका लेवल जो है 22 कुछ समथिंग हो गया, और फिर बाद में बिल्कुल नॉर्मल आ गए दूसरे तीसरे दिन, है ना। तो आपका जो प्रश्न था ना, डायबिटीज क्योर हो सकती है, क्या इससे अच्छा जवाब हो सकता है? ये तो ऑनलाइन है। नेक्स्ट, अभी सभी लोग इसको चाहे तो नोट कर लें, जब भी आपको हाथ में, पैर में, सिर में कहीं पे भी कोई चोट लगे, तो लेफ्ट में लगी है तो उसके सेम सिमेट्री में आप राइट में कर लेंगे, बांधेंगे, सही बाले को बांधेंगे, जो टूटा है उसको नहीं छेड़ेंगे। ये जो पहली स्लाइड में पिक्चर्स है ना, 2 नवंबर की और 7 नवंबर की, ये अमोल भाई हैं, इस टाइम पे राजस्थान सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के चीफ कंसल्टेंट हैं। उनके हाथ में ये फ्रैक्चर हुआ था, मल्टीपल फ्रैक्चर से डॉक्टर्स ने बोला था कि अभी तुरंत के तुरंत नेलिंग होगी, सर्जरी होगी जिसमें तार डाले जाएंगे और इमीडिएट करना पड़ेगा, नहीं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। उन्होंने तुरंत फोन किया, अपने को वही गुरुजी वाला याद था, अपन ने बोला भैया सही वाले हाथ को बनवा लेंगे, और उसका परिणाम था कि वो 5 दिन में ठीक हो गए। और जो दर्द आ रहा था उसके लिए उन्होंने जो रंग लगाए वो भी ठीक, डॉक्टर भी मानने को तैयार नहीं था जिसने पहला स्कैन किया था कि ये कैसे हो गया। ये जो दूसरा बच्चा दिख रहा है भैया दुर्ग में, नमस्ते। एक बार मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी क्या बोला आपने? मतलब जिस हाथ को चोट आई थी उसके जी दूसरे, हाँ, जी, किसको अभी बांधना आपको है? जल जाए, कट जाए, आपका लिगामेंट फ्रैक्चर है, आपको मोच है, आपको हड्डी टूटी है, आपको बहुत भयंकर फ्रैक्चर हुआ है कि हड्डी पूरी तरह से अलग हो गई है, कुछ भी हो आपको ध्यान नहीं करना है। जैसे ही यह घटना घटे उसके तुरंत के तुरंत जो अपोजिट सही वाली चीज है ना उसको आप बांध देंगे, और उसका परिणाम क्या होगा कि वो केस बहुत नॉर्मल तरीके से ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी अच्छा। इसका एक पहला उदाहरण जो पहली बार गुरुजी ने किया था पलवल में, जहां पे गुरुजी की कुटिया थी, उसके जो लैंड ओनर थे, कुटिया के सामने ही उनका खेत होता था, वहां पे उनकी फैक्ट्री थी, तो उस फैक्ट्री में वो एक ट्रैक्टर उतार रहे थे ऊपर ढाल से, तो ट्रैक्टर पलट गया, तो उनका पैर पूरा का पूरा मुड़ गया, मतलब 360 मुड़ गया, हड्डी बिल्कुल अलग, पैर लटक गया, और वो थोड़े से देर के लिए अचेत हो गए हड्डी टूटने पे। लोगों ने आवाज लगाई, गुरुजी दौड़ के गए, गुरुजी को जो भी उस टाइम पे चेतना दी प्रकृति ने, गुरुजी ने क्या किया, अपना कंधे से कपड़ा उतारा, जो पैर ऐसे करके 360 घूम गया था उसको सीधा कर दिया बस, और जो टूटा हुआ सही पैर था सेम जगह पे उसी जगह घुटने के नीचे कपड़े से टाइट करके बांध दिया। उनको रंग लगाया, 2 मिनट में वो होश में आ गए, और गुरुजी ने बताया तुम्हारा पैर टूट गया है। तो उन्होंने उठ के देखा, बोले क्यों मजाक कर रहे हो गुरुजी, वो बहुत हंसमुख स्वभाव के थे। उन्होंने ही, लोगों ने उनका ट्रैक्टर सीधा कर दिया था, उन्होंने ही अपना ट्रैक्टर खड़ा करके चला दिया तुरंत, सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर। तो वहां से गुरुजी ने ये कॉन्सेप्ट सभी को सिखाया, और आज की डेट में जलने में, कटने में, किसी भी सर्जरी, मतलब जहाँ पे सर्जरी बोली जा रही है वहां पे भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक सीए हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, अलीगढ़ से, उनकी माता जी को भी सेम ऐसे ही पैर मुड़ गया था पूरा 2 जगह से। तो उन्होंने क्या किया कि तुरंत उनको याद आया, प्रशिक्षण के दूसरे तीसरे दिन ही उन्होंने पैर सीधा किया, सही वाले पैर में उन्होंने 2 जगह बांधा, अगले दिन स्कैन कराने लेके गए, तो एक्सरे में डॉक्टर बोलता है ये तो कुछ हुआ ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, थोड़ा बहुत लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी तो टूटी नहीं, और हड्डी ऐसे जुड़ नहीं सकती। इसी तरीके से जो दूसरा चित्र दिख रहा है बच्चे का, ये दुर्ग में डिप्टी जेलर है वर्षा दीदी, उनकी बेटी रात में गिर गई थी, तो उसका फ्रैक्चर हुआ हाथ में। तो उस टाइम पे हमने सिर्फ इतना ही बोला कि दीदी जो सही हाथ है ना उसमें बांध लो, तो जो आपको पट्टी बंदी दिख रही है ना वो सही हाथ में बंधी है, और इस तरीके से बिना सर्जरी वो बच्ची ठीक है। नेक्स्ट। हेलो हेलो सर। जी भैया।
अभी सर मेरा भी ऐसा हुआ है। 2.5 साल पहले मेरे पैर में फ्रैक्चर है, बाएं पैर में। और वहाँ हड्डी टूटी है। पर अभी क्या जी हो रहा है कि सर वो घुटना है ना, ज्यादातर से मुड़ता नहीं है ये घुटना। उसमें क्या कर ठीक है। सकते हैं सर हम? अभी ना गुरुजी कहते हैं कि अपना स्वार्थ छोड़ना है। अभी जैसे जैसे आप लोगों से रिलेटेड बीमारियों के नाम आएंगे ना, या कंडीशन से नाम आएंगे, सबका मन प्रबल हो जाएगा, हम्म। मुझे इसको दूर करना है। ठीक, अभी इसको हम यहीं के ठीक है। पे यही चैप्टर छोड़ देंगे। आप जैसे ही 2 दिन में हम्म। सीखेंगे, मतलब कल, तो हम फिर बीमारी ओके। की बात नहीं करेंगे। आप क्या बताएंगे? वो एनर्जी बताएंगे, किस टाइम पे आपके चोट लगी थी, किस महीने में चोट लगी हाँ थी, हाँ। किस एज में चोट लगी थी, तो बस आपका निदान आप ही करेंगे। ठीक है सर, ठीक। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। गौरव भैया, ये हड्डी जुड़ने वाला तो क्लियर हुआ कि अगर इसमें चोट लगी तो आपको इधर बांधना है, जो आपका सही हाथ है या सही पैर जो भी है ना। तो जलने में भी अगर इधर जल गया है तो इधर पट्टी बांधनी है मुझे। जी दीदी, या इवन कट भी जाता है ना, तो भी। सेम प्लेस क्या? अपोजिट हाँ, साइड? सेम प्लेस सेम सिमेट्री, बस अपोजिट डायरेक्शन। एक बार रिपीट करना, क्या बोले आप? मान लीजिए इधर आपको चोट लगी है, हाथ भी हो सकता है, पैर भी हो सकता है, चेस्ट भी हो सकता है, थाई भी हो सकती है, थंब भी हो सकता है। इधर चोट लगी मान लीजिए, तो मैं ये वाला थंब है ना, ये चाहे जला है, चाहे कटा है, या फट गया है, या इसमें हड्डी टूटी है, या इसमें लिगामेंट फ्रैक्चर है, मैं क्या करूंगा, जो सही वाला है ना, इसको तुरंत के तुरंत तेज टेपिंग कर दूंगा, या पट्टी से बांध दूंगा, जितना टाइट करके कर सकता हूँ। इसके पीछे का जो विज्ञान है वो सिर्फ इतना है कि हमारे हर सेल के लेवल पर एक प्राण काम करता है, जिसको हम बोलते हैं उदान। ठीक है। तो जैसे ही चोट लगती है, तो यहाँ पे जो गैपिंग होती है ना, वो उदान यहाँ से निकल के इधर चला गया। लेकिन जैसे ही हमने इसको बांधा, तो वो अपनी जगह ले लेगा, तो जो गैप था ना, वो उसको तुरंत कंट्रोल करना शुरू कर देगा। जितना इमीडिएट कर देंगे, उतना इमीडिएट रिजल्ट ले लेंगे। मुझे ब्रदर, ये कुछ पूछना पार्ट था। ऐसे होते हैं जैसे पेट हुआ, पीठ हुआ, सिर हुआ, नाक हुई, तब हम क्या करें? वहां पे टेपिंग कर सकते हैं। सेम उसी प्लेस पर? मान लीजिए यहाँ पे मेरी चेस्ट में रिप टूटी, तो यहाँ पे मैं पट्टी तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, लेकिन कस के मैं यहाँ पे टेपिंग तो कर दूंगा। अब आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे तो टेपिंग करते हैं वो, इस जगह। लेकिन ये वाला जो एरिया है, जो सही है, हमें वहां पे करनी है। एक बार को इसको ना भी करें तो चलेगा। और ब्रदर, जैसे नोज पर लगी मान लीजिए, तो उसमें तो सिमेट्री है नहीं, देन सिर के बीच नोज में ये लग है, गई। नोज ये भी है, ये और ये है ना नोज। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बचेगी जहां पे आपको कुछ ना कुछ उपयोग करने को ना मिले। जो चीजें रह जाएंगी उनको हम आगे सीखेंगे। ठीक है। ठीक है भैया, दीदी। बिटिया का 2 दिन में रिजल्ट। दीदी बता दीजिए, एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ, मेरी बिटिया का एक्सीडेंट हुआ था। 2 ही दिन में डॉक्टर ने बोला कि 70% आराम आ गया है। जो उसको स्टिच लिए थे वो ऐसे ही 2 दिन में रिजल्ट बता दिए। जी दीदी बता दीजिए, कहाँ पे आर पार हुआ था होठ में, और कहाँ चेहरे पे चोट थी? होठ के ऊपरी भाग में पूरा छेद था, ऊपर से नीचे तक। और आंख के साइड में आंख ही बची थी, गुरु कृपा से, वरना आंख ही चली जाती। और हमारी आधी उंगली जाए उतना खड्डा था। जी, इतना तेज रैपिड रिकवरी संभव हो सकी, है ना। और ये पहली सीढ़ी क्या थी? विश्वास। दूसरी सीढ़ी थी कि इन्होंने उसको किया, एक्शन, कर्म, मतलब ये संस्कार किया ना। और तीसरा क्या था कि जब इन्होंने उस एक्सीडेंट के बाद में ज्योतिष को बोला, तो बोले कि जान भी जा सकती थी, लेकिन ये कृपा हो गई ईश्वर की कि वो बच्ची स्वस्थ हुई। और आज उस बच्ची का नेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ है, क्रिकेट टीम में, है ना। तो सिर्फ करने की देरी है ना, मानना है हमें कि ऐसा हो सकता है। मैं जितना बोल रहा हूं वो सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप मानेंगे नहीं, तो आप उस चीज को परखेंगे कैसे? तो मैं चाहता हूं कि गुरुजी चाहते हैं, और
हर व्यक्ति चाहता है कि इसको आप अपने जीवन में परखें, तभी तो आप दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जो स्टडी मटेरियल हमें एस्टेब्लिश करने हैं वो ऐसे ही तो आएंगे, हम और आप ही तो एस्टेब्लिश करेंगे उन्हें। भैया अगर जिस अंगुली में जला है दूसरे में तो असल बांध देंगे, लेकिन जब जिस जी जला नहीं छोड़ेंगे। भैया दीदी एक्चुअली हम ना, एक मिनट, हम ना टाइम ना सिर्फ बीमारी पे फोकस कर रहे हैं, और अभी हर जी घर में 4-4 5-5 लोग प्रॉब्लम में हैं। तो अगर ऐसे लिस्ट बनाने लगेंगे तो चिकित्सा कब सीखेंगे? अभी इसको एक हम और बाद प्रश्न आगे है, डिस्कस सर करेंगे। हार्ट का छेद ठीक हो सकता है क्या? आप इसको सिर्फ कॉन्सेप्ट की तरह लेंगे। कल शाम के सेशन में जो 3 से 6 वाला है, अगर उसमें से आप कोई प्रश्न लेके नहीं जाएंगे फिर, है ना? अभी थोड़ा सा समय दीजिए। एक एक बीमारी को डिस्कस करना इम्पॉसिबल है लगभग, है ना? तो सिद्धांत पे फोकस रखिएगा। और भैया किसी ने पूछा है कि 2 घंटे बाद शुरू कर सकते हैं क्या प्लीज? तो अभी अपना कोर्स कितना बचा है और क्या पहले भैया सेशन हम का कवर कितना? कर लेंगे, अभी हमें इंट्रोडक्शन कराना रह गया था पंचतत्व का, तो वो हम आफ्टर लंच कर लेंगे। अभी 12:30 है, हम 3 o'clock पे वापस आ जाएंगे, तो देखो, हम इसको अगर पूरा कवर अगर करेंगे। अभी जाएंगे तो 2:30 पे वापस आओ, और अगर 1 बजे जाएंगे तो 3 o'clock वापस आओ। चॉइस इज योर। कोई भी अपने सेम मन में लिंक, दुविधा नहीं रखना। सेम लिंक रहेगी सर। अभी कर लेते कृपया हैं, अभी होल्ड करिए, 3 ढाई o'clock बजे आ आते जाएंगे। हैं, ऐसा करते हैं। हाँ अभी 2:30 पे ये 2:30 पे सब लोग मिलिएगा, है ना? हाँ और जी हाँ जी आगे से ध्यान रखिए, एक एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, तो शायद आपकी भी चिकित्सा नहीं होगी और आप सीख भी नहीं पाएंगे, है ना? हमारा तो जो मोटिव है कि सीख के जाना। आप, Yes, और sir. एक What you're saying मैंने is right. What you're saying is और right, sir. We और should. मैंने Yeah. हर प्रशिक्षण में ये देखा है कि लोग ये सोचते हैं कि बस मेरी प्रॉब्लम का इलाज मैं इन 2 दिन में सीख के चला जाऊं, तो वो फिर आशा छोड़ दें। आपकी प्रॉब्लम का इलाज यहाँ नहीं है, यहाँ पे पूरे समाज की और पूरे भारत की प्रॉब्लम्स का डिस्कशन होने वाला है। तो आप लोग क्या करेंगे? दूसरों के लिए सीखेंगे, अपने लिए नहीं। आप तो सर अपने आप अभी ठीक होने ही वाले हैं, है ना? अभी 1 बजे तक कंटिन्यू करते हैं ना सर, रिदम बना हुआ है। नहीं, अभी अगर लोग 2:30 कह रहे हैं, क्योंकि कुछ बहनें भी हैं, उनको लंच बनाना है, लोग वेट कर रहे होंगे घर में, तो नहीं इसलिए एक्सटेंड नहीं करते हैं। अभी क्लोज 12:30 करते हैं। 2:30 पे वापस आते हैं, है ना? फिर आगे जी का चर्चा शुरू करेंगे, ठीक है? जी। धन्यवाद। तो बस इस केस को समझ लेते हैं। ये केस जो है विटिलिगो का है, जिसको हम सफेद स्किन को हो जाना कहते हैं ना, और वो भी इसी तरीके से ठीक हुआ। ठीक है, और अभी ये जो फोटोज हैं पुराने हैं, अभी ये बच्चा 99% तक इसकी स्किन रिकवर कर गई है। ये बात अलग है कि 4 साल के करीब टाइम होने जा रहा है, और वो कंटिन्यूएशन जो भी उनको रंग लगाना है वो अभी भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो टाइम हम कभी भी किसी को क्लेम नहीं करते कि कितना टाइम लगेगा, बट अगर कोई समर्पण देगा तो फिर परिणाम जरूर आएगा। ठीक है, तो ये जो भी केसेस थे ये सिर्फ ऑनलाइन के हैं, और ऑनलाइन में पूरे के पूरे सिर्फ रंग लगा के किए गए हैं। ये रंग चिकित्सा नहीं है, रंग इसमें एक माध्यम है। ये चीजें हमें बिठानी है। जब भी आप किसी को बोलोगे ना आप क्या करते हो, तो सिर्फ यही कहना है पंचतत्व चिकित्सा। ठीक है, और फिर अभी ब्रेक करते हैं, 2:30 पे सभी लोग मिलते हैं। किसी का कुछ कहना है तो कह सकते हैं, अदरवाइज फिर भैया क्लोज कर दीजिएगा। 2:30 शार्प हम लोग शुरू कर देंगे। नमस्ते सर जी, जो अभी क्लास चल रहा है ये वीडियो मिलेगा ना? हाँ, यूट्यूब सब पे मिल मिलेगा जाएगा। आपको, यूट्यूब पे सब मिलेगा, है ना? थोड़ा टाइम दीजिएगा 2 दिन का, क्योंकि अपलोड करने में टाइम लगता है, ये लाइव नहीं है यूट्यूब पे। अभी भी अगर पॉसिबल हो तो आज ही कर दीजिएगा इसको। ठीक है भैया, प्रणाम। रवि क्लोज कर दीजिए, है ना, सेशन को। प्रणाम सभी को, हरे कृष्णा।